जीव जंतु जो है वो कहीं ना कहीं तो निवास करेंगे, या हम कहीं ना कहीं तो निवास कर रहे हैं, तो उसको भी जैव विविधता के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्रजातियां जैसे टाइगर है, टाइगर क्या है गायब होता जा रहा था, तो उसको संरक्षित करने की जरूरत थी, तो इसलिए क्या है भारत में क्या है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया ताकि क्या है उनको संरक्षित किया जाए। अब ये कैसे पता चला, तो ये आयुषियन ने बताया। आयुषियन ने बताया कि भैया भारत वालों समझ जाओ, थोड़े सावधान हो जाओ, तुम्हारे यहां से एक कीस्टोन प्रजाति गायब होती जा रही है जो है टाइगर, उसको संरक्षित करो, अगर नहीं करोगे तो एक समय बाद क्या आ जाएगा, पूरा आपका इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। प्राचीन काल से ही जो है हमने क्या किया है, पृथ्वी पर जो भी चीज है उसको संरक्षित करने के लिए क्या है हमने उसको धर्म से जोड़ दिया। जैसे बच्चों हमने क्या किया, हमारे यहाँ पेड़ पौधों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है, हमारे यहाँ जो भी नेचर ने हमें दिया है हर चीज की हम पूजा करते हैं। भारत के किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी चीज की जो है पूजा हो रही है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर। तो बच्चों आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, और जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो होगा ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का सेकंड चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, या अगर हम बात करें तो वन और वन्य जीव, संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम जो है बहुत आसान से बहुत अच्छे से चीजों को कवर करेंगे, और इस चैप्टर में हमें यह समझना होगा कि जो फॉरेस्ट है या वन है और वन्य जीव है वो किस तरीके से हमारे लिए एक संसाधन है, या किस तरीके से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि जब हम 10th क्लास की भूगोल की किताब को पढ़ते हैं या हम पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो भूगोल 10th क्लास की जो भूगोल वो हमें संसाधन के बारे में पढ़ाती है। जैसे कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अभी हमने जल्दी ही वो चैप्टर खत्म किया, और जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जो है उस चैप्टर को जरूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर किया हुआ, सारे डायमेंशन बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए। तो वो चैप्टर जो है आप उसको कवर कर लें, और मैं जो हूं उसकी जो लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिला दूंगा, और वहां से आप भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं जब 10th क्लास की, तो हमने क्या कहा कि पहला जो चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन एवं विकास। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। दूसरा चैप्टर क्या है, वन और वन्यजीव संसाधन है। तीसरा चैप्टर आप देखोगे तो क्या होगा बच्चों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी क्या है हमारे लिए एक संसाधन है। ऐसे फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे। मिनरल्स भी क्या है, खनिज जो है बच्चों हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए क्या है बच्चों, तो संसाधन है। और फिर इसके बाद हम उद्योगों को पढ़ेंगे, यानी जब हम खनिजों को और इन सब चीजों को क्या है उद्योगों में प्रोसेस करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, इसके बाद हम उसको यूज के लायक बनाते हैं। तो बच्चों अगर 10th क्लास की आप देखो तो सारी चीजें जो है हमें रिसोर्स या संसाधन और उससे संबंधित चीजों को पढ़ना है इस 10th क्लास की बुक के अंदर। तो बच्चों जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जैसे कि हमें इसमें पढ़ना होगा फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट के बारे में हमें यह समझना होगा कि किस तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन यानी इनका वर्गीकरण क्या क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों जब हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो है, अगर आप देखो तो पहला हम इसमें थोड़ा सा परिचय जानेंगे कि इस चैप्टर को कैसे हमें क्या चीजें करनी है, वो चीजें हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे जैव विविधता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हमारी पिक्चर की शुरुआत हो जाएगी इस ठीक है, पिक्चर मतलब इस चैप्टर की। ठीक है, एक तरीके से कह लो कि हम एक नए डायमेंशन की ओर मूव कर जाएंगे। फिर हम भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात जातियों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, देन हम वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण यानी उनकी कमी के क्या कारण है हम ये देखेंगे। देन भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाता है, जैसे हम इसी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम वन एवं वन्य जीव के प्रकार और वितरण देखेंगे। ठीक है, यानी हम फॉरेस्ट का जो वर्गीकरण करते हैं, आरक्षित वर्ग, रक्षित वर्ग और है ना अवर्गीकृत वर्ग वन, इनके बारे में हम देखेंगे। समुदाय और वन संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी जो है वही आज देखो, और जो समुदाय जो है ना वो क्या कर रही है, वो वनों को और बहुत सारी चीजों को संरक्षित करने का काम है कर रही है, तो हम इनको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में मूव करते हैं। हम सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो परिचय की शुरुआत बहुत आसान चीजों से समझेंगे, हम बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले एक चीज समझो बच्चों कि जब हम अपने अर्थ पर देखते हैं, हम अपनी पृथ्वी पर देखते हैं, तो पृथ्वी पर देखो हमारे चारों तरफ देखो बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं।
आप देखो जीव जंतु की, अगर आप अपने मोहल्ले में कॉलोनी में ही देख लो तो आपको कुत्ता बिल्ली चूहा इस तरीके के जानवर आपको दिख जाएंगे, बैल गाय, ठीक है, इस तरीके की चीजें दिख जाएंगी आपको। अगर आप थोड़ा सा और जंगल, थोड़ा सा गांव की ओर जाओगे तो आपको और अलग अलग जानवर दिख जाएंगे, जंगल में जाओगे तो आपको और अलग अलग जानवर दिख जाएंगे। ऐसे ही बच्चों अगर हम अपने आसपास वनस्पति की जब बात करते हैं तो हम अपने आसपास नॉर्मली अगर हम देखें तो आम का पेड़ है ना, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, महुआ का पेड़, महुआ तो रेयरली आपको देखने को मिलेगा, और अशोक का पेड़, शीशम का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जो हमें नॉर्मली दिखने को मिल जाएगा। गांव में तो आपको महुआ भी दिख जाएगा, कटहल भी दिख जाएगा, बहुत सारे पेड़ दिख जाएंगे। तो आप देखो बच्चों क्या है कि हम जो है हमारे अर्थ में, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारी वनस्पति पेड़ पौधे हैं, और इनसे क्या है हमारा एक संबंध है, इनसे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनसे हमारा कुछ संबंध है, ठीक है। और इन संबंधों के आधार पर क्या है, हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमारा सर्वाइवल यानी हमारा इस पृथ्वी पर जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है, इनसे हमारा संबंध है, और इन संबंधों के आधार पर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला, या हम कह लो कि एक जो फूड चेन है वो सही तरीके से चल पा रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज या कुछ भी चीजें गायब हो गई तो फूड चेन क्या हो जाएगा बच्चों, असंतुलित, यानी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और फिर हमारे लिए क्या है, सर्वाइवल के लिए यानी जीवित रहने के लिए जो स्थितियां हैं वो हमारे विपरीत जा सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें यही समझना है कि ये जो चीजें जहां जैसे जैसे बच्चों अब वायु है, वायु क्या है, वायु में हम सांस ले रहे हैं। अगर हम पेड़ों को काट दिए बच्चों तो सोचो कि हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोचो वायु है और पेड़ ना होंगे तो वायु नहीं होगी, तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ऐसी बच्चों जल है, जल बच्चों अगर हम जल का बहुत ज्यादा अति दोहन कर लेंगे तो एक समय के बाद जल जब खत्म हो जाएगा अर्थ से, तो फिर हम या दूषित हो जाएगा, तो फिर हम, खत्म तो नहीं होगा लेकिन दूषित हो जाएगा, तो फिर हम उसको अगर ग्रहण करेंगे तो भी हम क्या है, खतरे में आ जाएंगे। ऐसी बच्चों मिट्टी है, अगर मिट्टी ना हो, अगर मिट्टी खराब हो जाए बच्चों, या खत्म हो जाए, या वो पूरी तरीके से अनुर्वर हो जाए, जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसपे हम कृषि करते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों क्या है कि ये जो जितने भी संसार, जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे, या जितने भी अजैविक पदार्थ हैं, अगर ये इनसे अगर हम अपना आंतरिक जो संबंध है अगर अच्छी तरीके से स्थापित नहीं करेंगे या इनको बचाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए क्या है, जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। अभी और आगे हम सीखते चलेंगे। देखो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बटबर्च, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे, मैंने आपको बताया थे। फिर यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अब जैव विविधता क्या है मैं अभी बताने वाला हूं। अगला देखो टॉपिक क्या है, जैव विविधता ही है। ये देखो, तो इसमें मैं आपको आराम से बहुत अच्छे समझाऊंगा। जीवन में कभी जैव विविधता भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो भरा है क्यों जैव विविधता से भरा है, लेकिन बहुत, जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे की बहुत सारी विविधता है, आम का पेड़, बबूल का पेड़, ऐसे। जीव जंतु में देखो तो शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, भालू, ये सारी है। तो इनसे हम भरे पूरा एकदम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम एकमात्र हिस्सा है। हमने क्या बताया कि हम जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मिलाकर क्या है, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और उसका हम एकमात्र हिस्सा है, और उनसे हम क्या कर रहे हैं, अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो देखो, और अपने अस्तित्व के लिए इसके लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं, तो मैंने आपको वायु का बताया, आपको मैंने जल का बताया, आपको मैंने मिट्टी का बताया, तो हम इन पर निर्भर कर रहे हैं ना, ठीक है। उदाहरण दें, देखो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, ठीक है, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। तो वही चीज है बच्चों, ये हम क्या है, एक तरीके से इनसे हम एक संबंध स्थापित करते हैं। अगर इनसे हम संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो फिर क्या है, हमारे लिए जीवन मुश्किल है, और अगर ये खत्म भी हो गए तो भी हमारे लिए जीवन मुश्किल है। इसीलिए क्या है, हमें इन्हें बचाने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक मतलब क्या है, तो बच्चों समझ लो, इसको मैं समझाता हूं। जैसे बच्चों क्या है कि ये सन है बच्चों, ठीक है। सन से आप जानते हो कि एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है, और सबसे पहले क्या है कि पेड़ पौधे, जैसे ये पेड़ पौधे हैं बच्चों, ये पेड़ पौधे जो हैं, ये सन से क्या है, ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने अंदर हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब बच्चों ऐसा नहीं कि हम जैसे मनुष्य हैं और हम खड़े हो जाएं सूर्य के नीचे और हम सीधे अपना ग्रहण भोजन बना ले, तो ऐसा हमारे अंदर वो क्षमता नहीं। लेकिन पेड़ों के अंदर ये क्षमता है कि वो क्या करते हैं, वो सूर्य से एनर्जी लेकर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या है, अपने अपने अंदर क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो खरगोश है, हिरन है, बकरी है, ठीक है, और गाय है, ऐसे जैसे जो जीव जंतु, वो क्या करते हैं, इनका भक्षण करते हैं और फिर इनकी एनर्जी जो है उनमें कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों को बच्चों क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। और इनको स्वपोषी भी कहा जाता है, यानी अपने भोजन का खुद से निर्माण करते हैं। आपने बायोलॉजी में, या अगर हम बात करें तो उसमें पढ़ा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप देखो कि क्या होता है, ये खुद से अपनी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, अपना खुद से अपना भोजन बना रहे हैं, इसी इनको स्वपोषी भी बोला जाता है और इनको प्राथमिक उत्पादक भी बोला जाता है। देखो अब इनके ऊपर द्वितीय उत्पादक होगा। द्वितीय उत्पादक कौन होंगे, तो शाकाहारी जंतु होंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, एक ट्राइंगल होता है, ऐसे ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बनता है। जैसे यहां पर नीचे कौन होगा, तो नीचे बच्चों प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बस जान लो, प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। नीचे इसके बाद क्या हो जाएगा, द्वितीय उत्पादक हो जाएगा, द्वितीय उत्पादक, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर तृतीय उत्पादक हो जाएगा, तृतीय उत्पादक, अभी बता रहा हूं तृतीय उत्पादक क्या होता है। और फिर चतुर्थ क्या होगा, अपघटक हो जाएंगे, यानी डीकंपोजिशन। बच्चों ये प्राथमिक उत्पादक में कौन होते हैं, तो जो सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करके खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक में आ जाते हैं। द्वितीय उत्पादक कौन है, तो जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे भेड़ बकरी, ये क्या है, ये इनसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्राथमिक उत्पादन से। तृतीय उत्पादक कौन से हैं, तो इसमें बच्चों वो आ जाते हैं जो बेसिकली इनका भक्षण करते हैं। इनका भक्षण करते हैं, तो जो द्वितीय उत्पादक का मतलब जो भेड़ बकरी खाते हैं, ठीक है, जैसे शेर है ये किसमें, जैसे चीता है ये किसमें आ जाएगा, ये बच्चों किसमें आ जाएगा, ये तृतीय उत्पादक में आ जाएगा। और अपघटक क्या है, तो जब इनकी डेथ हो जाती है, जैसे जो भी जीव जंतु, उनकी जब डेथ हो जाएगी तो वो क्या होगा, उनका अपघटन होगा, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया वो सब क्या होते हैं, इनका अपघटन करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। इसको आगे हम जब पढ़ते हैं, जब आप तैयारी करोगे यूपीएससी या और चीजों की, तो आप वहां पे पढ़ोगे, और जो आप शायद बायोलॉजी में पढ़ते भी होगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि प्राथमिक उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो अपना खुद से भोजन बना रहे हैं वो प्राथमिक उत्पादक है, जिसमें भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो ये समझो प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, जिन पर दूसरे, जैसे अब भेड़ बकरी अगर प्राथमिक उत्पादक नहीं होंगे तो भेड़ बकरी खाना नहीं खा पाएंगे। अब भेड़ बकरी खाना नहीं खाएंगी तो फिर वो कैसे जीवित रह पाएंगे, और वो जीवित नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले, हाँ क्या कहते हैं, शेर चीता, ठीक है, ये सब कैसे जीवित रहेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ये बात है। अब देखो यहां पर लिविंग मैंने आपको बताया है, जैसे ये है, ये सारी लिविंग है और नॉन लिविंग। मतलब हम अगर अपने चारों तरफ देखें बच्चों, तो हमारे चारों तरफ कुछ आपको जैविक पदार्थ दिख जाएंगे, कुछ अजैविक पदार्थ दिख जाएंगे। जैसे मैं अभी 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 मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे सामने क्या है, अजैविक पदार्थ, यानी इनके अंदर जान नहीं है। जैसे ये पेन है बच्चों, ये अजैविक पदार्थ है, लेकिन इससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इससे हम अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे हम लिख रहे हैं। ऐसे कैमरा है, ये जो आपका है ना, ये जो आपका डेस्कटॉप है, ये भी कह लो, ठीक है, ये टीवी जैसा दिखने वाला, तो ये क्या है बच्चों, ये नॉन लिविंग है। लेकिन वहीं अगर हम, ठीक है, वहीं अगर हम किसी बाहर जाके किसी से बात कर रहे हैं, किसी ह्यूमन से बात करें, तो वो उससे हम इंटरेक्ट करें तो वो लिविंग है, यानी वो जीवित प्राणी है, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ क्या है, हम जो है चारों तरफ से जो है आज जैविक और अजैविक पदार्थों से घिरे हुए हैं तरीके से, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब बच्चों हम बात करेंगे जैव विविधता। देखो जैव विविधता बहुत आसान तरीका है, जैव विविधता बहुत आसान डेफिनेशन है, इतना आसान कि आप जीवन में सबसे आसान डेफिनेशन। बच्चों जैव विविधता के बारे में जब भी कोई आपसे पूछे तो जैव विविधता का सीधा सा मतलब होता है कि जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। यानी क्या है बच्चों, कि जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से। कैसे जीवों, मतलब जीव में बच्चे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जीव में जीव जंतु भी आ जाएंगे, क्योंकि जान उन दोनों में तो होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, जीव जंतुओं में भी होती है। तो बच्चों ये क्या है, ये इनमें जो विविधता है, यानी इनमें जो भिन्नता। अब देखो जैव विविधता को कैसे समझोगे, तो बच्चों जब हम जैव विविधता देखते हैं, जैव विविधता दो शब्द से बना है, एक जैव है और एक क्या है, विविधता है, ठीक है। जैव का मतलब क्या होता है, जीवन, लिविंग, है ना। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, भिन्नता, भिन्नता,
भिन्नता, मतलब ठीक है। तो जीवों में भिन्नता, मतलब इसका आंसर क्या है, मतलब इसमें क्या है, जीवन में विभिन्नता, जीवन में या जीवों में कह लो, ऐसे जीवन किस है, जीवन किस में है, तो जीवों में है बच्चों, जीवों में जीवन है, तो क्या हो जाएगा उसको बच्चों, जीवों में विभिन्नता। अब जीवों में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे आपका और जीव जंतु भी आ जाएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जीवों में विविधता, भिन्नता का मतलब क्या है, जैसे बच्चों एक बात एक देखो, जैसे हम अगर आपकी बात करें, हम अपने चारों तरफ की बात करें, तो जैसे अगर हम अपने पृथ्वी पर देखें तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, शेर है, हाथी है, चीता है, ठीक है, गाय है, बैल है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं। तो जीवों में भी क्या है, विभिन्नता दिख रही है आपको, जीव जंतुओं में भी आपको विभिन्नता दिख रही है, यानी कोई एक ही स्पीसीज नहीं है कि सिर्फ हाथी दिख रहे हो, सिर्फ बिल्ली बिल्ली है, ऐसा नहीं, बहुत सारी विभिन्नता है जीवों में। ऐसी बच्चों अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे में देखें तो हम अपने चारों तरफ ही देखें तो नीम का पेड़ दिख जाएगा, आम का पेड़ दिख जाएगा, बबूल का पेड़ दिख जाएगा, पीपल का पेड़ दिख जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्या है हमें पेड़ दिखेंगे। तो पेड़ पौधों में विभिन्नता है, जीवों में विभिन्नता है, जीव जंतु में विभिन्नता है और पेड़ पौधों में विभिन्नता है। तो इनमें जो विभिन्नता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जैविक विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। एक प्यारा सा एग्जांपल बच्चों मैं आपको और समझाता हूं। जैसे बच्चों क्या है कि मान लो आपके घर में एक पूजा हुई, मम्मी ने पूजा है, मतलब सुबह कल मतलब पूजा है आज, तो मम्मी ने कह दिया सुबह सुबह जाओ जाके मिठाई ले आओ। अब तुम मिठाई लेने गए मार्केट में, जब तुम मिठाई लेने गए तो तुम्हारे आप पास में एक दुर्गा मिष्ठान भंडार कोई होगी, जैसे मेरे घर के पास में दुर्गा मिष्ठान भंडार, तो मान लो मैं लेने चला गया। अब जब लेने गए तो हमने कहा कि मिठाई दे दो दुकान वाले से, तो दुकान वाला कह रहा है कौन सी मिठाई। अब मैं कह रहा हूं कौन सी मिठाई, मैंने कहा मिठाई दे दो भाई, कह रहा कौन सी मिठाई। तो वो कह रहा कि मिल्क केक चाहिए, दूध वाली चाहिए, या रबड़ी वाली चाहिए, या काजू कतली चाहिए, या पेड़ा चाहिए, कौन सी मिठाई चाहिए। अब मैं, क्योंकि ये तो पूछ के नहीं आए घर से, या आप गए तो आप पूछ कर नहीं आए घर से कि कौन सी लेकर आना है, तो आप अब मम्मी को फोन करोगे तो आप जान रहे हो कि वो सुबह सुबह तुमको अच्छा प्रसाद देंगी, है ना, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का बौछार होगा आपके लिए, झड़ेंगे। तो फिर आप अपने भाई को फोन करोगे, जो भी आपका भाई बहन हो, आप उससे पूछोगे, मम्मी से पूछो कौन सी मिठाई लेकर आना है। तो मम्मी पहले तो आपसे बोलेंगी नाश पीते को एक काम देते हैं, ढंग से वो भी नहीं करता, घूमने को आवारागर्दी करने को बोल दो तो सारा दिन आवारागर्दी करेगा, लेकिन काम की कहो तो ढंग से एक बात नहीं सुनेगा, भागा दौड़ा रहेगा। तो आपने 4 गाली तो सुन ली, लेकिन भाई मिठाई तो लेकर आनी है। तो मम्मी बोल देगी भाई पंचमेर ले आना, क्योंकि जब भी पूजा होती तो वहां एक तरीके की मिठाई नहीं लगती, उसमें 4-5 तरीके की मिठाई लगती, पंचमेर उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पंचमेर मिठाई ले आना। अब पंचमेर मिठाई मतलब कि मिठाई में अलग अलग मिठाई। अब आप जब सोचो आप गए थे दुकान पे मिठाई लेने, लेकिन मिठाई में भी क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग क्या है, विभिन्नताएं हैं। मतलब क्या है, एक मिठाई एक है लेकिन उसकी कई वेराइटीज हैं। ऐसे जब हम बात करते हैं अपने पृथ्वी पर, ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों में यानी जंतुओं में विभिन्नता है और पेड़ पौधों में विभिन्नता है। तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में जो विभिन्नता है ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, जैविक विविधता या जैव विविधता बोलते हैं। और अच्छे समझो बच्चों, जैसे हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी क्या एक जैसे दिखते हैं। हम मानव प्रजाति जरूर हैं, लेकिन मानव प्रजाति में भी आप देखो कई विभिन्न कई तरीके के लोग मिल जाएंगे। कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, ठीक है, कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है। तो आपको क्या है, ये विविधता, ये विभिन्नता दिख रही है ना लोगों में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें मानव विविधता बोल जाएंगे। तो जो भी विभिन्नता है बच्चों ना, जो भी भिन्नता दिख रही है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी जैव विविधता की डेफिनेशन। तो आप देखो, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। देखो क्या कह रहा है, जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। ठीक है ना, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था अभी तक। फिर देखो, जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। जाहिर सी बात है, जीव जंतु जो है वो कहीं ना कहीं तो निवास करेंगे, या हम कहीं ना कहीं तो निवास कर रहे हैं, तो उसको भी जैव विविधता के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि हम इंटरेक्ट करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो किससे करेंगे, एनवायरमेंट से, जहां पे हम निवास कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, उसी से तो अपना संबंध स्थापित करेंगे, उसी से हम बातचीत करेंगे, उसी से तो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे लाल लालियों। चलो
जैव विविधता समझ में आ गई आपको। अब बच्चों जब हम बात करते हैं जैव विविधता की ओर, तो देखो यहां पर आप देख लो, जैसे अब देखो जैव विविधता देखो कैसे, देखो यहां पर पेड़ों में देख लो तो जैसे यहां पर देखो गिलहरी है, जानवरों में देखो हिरन है, हाथी है, फिर यहां पर देखो तोता है, एक अलग तरीके का तोता है, तितली है, ठीक है, इधर देखो मछलियां हैं, तो ये क्या है, अलग अलग जीव जंतु है, तो ये क्या है, जैव विविधता है। ऐसे बच्चों यहां पर देख लो, तो यहां पर देखो जानवरों में ये देखो आपको ये दिख रहा है, जानवरों में ये दिख रहा है, पक्षी में, ठीक है, और क्या है बच्चों, तो ये है जानवर एक, ठीक है, हम भी जानवर ही हैं, हम मानव के रूप में क्या है, एक जानवर ही तो है ना, हम हर वो कुकर्म कर रहे हैं जो शायद जानवर भी नहीं करता है ना। इंसान के रूप में सबसे बड़े जानवर, हैवान, शैतान तो हम ही लोग हो गए आजकल, है ना। पृथ्वी को नष्ट करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, पूरी तरीके से उसको खत्म करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, तो हम कहां से इंसान रह गए, हम भी जानवर की कैटेगरी में आ गए हैं। लालच इतना हावी हो गया है हम पर कि हम चीजों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी कुछ सालों बाद क्या है, रहने लायक नहीं रह जाएगी। आज भारत क्या पूरे विश्व के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रहने लायक स्थितियां नहीं है, तो किसने किया ऐसा, तो हमने किया है। तो हम क्या है, हम भी एक तरीके से मानव नहीं, आज जानवर की प्रवृत्ति में आ गए, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो ये बात है। तो जैसे ये अगर हम बात करें, ये सब क्या है, ये विविधता है, देखो ये देखो, ये आप लोग हैं भाग रहे हो, ठीक है, ये आप लोग हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता होता है। अब बच्चों देखो जैव विविधता के मामले अगर हम बात करें तो भारत बहुत समृद्ध है, भारत में बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, भारत में ना कि सिर्फ पेड़ पौधे और ना ही सिर्फ जीव जंतु में विविधता है, बल्कि हमारे यहाँ जाति के रूप में विविधता है। हम लोग क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटे हुए हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म हैं हमारे यहाँ। सात भारत में, विश्व में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, भारत में वो सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। चाहे आप ईसाई ले लो, हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, पारसी ले लो, यहूदी ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, सारे के सारे धर्म जो है भारत में पाए जाते हैं। भारत में 3000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, कई भाषाओं का बोली जाती हैं, कई संस्कृतियां बसती हैं भारत में। तो भारत सांस्कृतिक रूप से भी भारत में बहुत ज्यादा विविधता है। ऐसे ही बच्चों, जो भारत में जब हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से बहुत विविधता है, तो भारत में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, और इस मामले में भारत क्या है, बहुत समृद्ध देश है बच्चों। भारत में बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों बहुत सारी, जैसे अगर हम बात करें तो भारत में लगभग, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का 8% जो प्रजातियां हैं वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। 8%, मतलब पूरे वर्ल्ड का 8% जो प्रजाति वो हमारे यहाँ, लगभग 16 लाख प्रजाति हैं। तो आप देखो, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियां 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है, ठीक है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, बस 2 या 3 गुना ही है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व की बात करें ना, तो एक डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधों की 5 करोड़ तक प्रजातियां, मतलब अलग अलग। ऐसा नहीं कि आम के पेड़ में ही 5 करोड़, नहीं, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, शेर अलग प्रजाति है का एक जीव है, और चीता एक अलग प्रजाति का जीव है। तो इन प्रजातियों में सोचो 5 करोड़ प्रजातियां हैं। ऐसे में तो आप सोच लो लगभग 50,000 से लेकर पूरे विश्व में 5 करोड़ तक प्रजातियां हैं। और लगभग हर साल बच्चों एक डाटा है आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आईयूसीएन एक संस्था है इंटरनेशनल, उसके बाद हम डिस्कस, वो उसके अनुसार डाटा है, वो बताती है कि हर साल लगभग 15,000, प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। सोचो, लगभग 15,000 नई प्रजातियां। और उसने ये भी कहा है कि आज विश्व में भी करोड़ों ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में मानव को कुछ नहीं पता है। जैसे बच्चों हम बात करें, जैसे अमेजन जंगल जो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि वहां उसको पूरा अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो सोचो उसके अंदर रहने वाली कई प्रजातियां ऐसी होंगी जिनके बारे में मानव को अभी नहीं पता। और अभी क्या है, मैंने क्या बताया आपको, लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। तो सोचो कितनी ज्यादा विविधता है पूरे विश्व में, और भारत में भी बहुत ज्यादा। और भारत में बच्चों कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जैव विविधता के मामले में बहुत रिच हैं। जैसे बच्चों पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट बच्चों का इतना ज्यादा रिच है कि पूरे विश्व की में लगभग 15%, मतलब पूरे विश्व में 1500 यानी 1500 यानी 1500 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पश्चिमी घाट में ही मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी पूरे विश्व में। तो सोचो इतना ज्यादा विविधता के मामले में। और अब बता दें बच्चों, भारत में मान लो 100% जैव विविधता है, उसका
26%, उसका कितना बच्चों 26% जैव विविधता जो है ना सिर्फ पश्चिमी घाट मिलता है। तो आप सोचो जो है भारत में, ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है, पश्चिमी घाट कितना इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, सॉरी। तो आप ये सोच सकते हो कि यहां पर कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, 26%, पूरे वर्ल्ड की नहीं, भारत में 100% जैव विविधता है मान लो, उसका 26% सिर्फ पश्चिमी घाट में। और मैंने बताया कि भारत के पश्चिमी घाट में 1500 प्रजातियां ऐसी हैं जो वहां की स्थानिक है, यानी वो उस क्षेत्र के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो भारत क्या है इस मामले में भी बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है, बहुत ज्यादा इसमें विविधता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो मैं डाटा कुछ कुछ बताता हूं। अब बच्चों हम बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र बच्चों क्या है, पारितंत्र मतलब वही है कि जो देखो हर एक बंदे का अपना अलग अलग पारितंत्र होता है। जैसे अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो तो इस समय आपका पारितंत्र वो है, मोबाइल से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहे हो या संबंध उससे अपना संबंध स्थापित कर रहे हो, ठीक है, या आप टेबल पर बैठे हो, जहां जो आपके चारों तरफ अभी उस समय है वही आपका पारितंत्र। हर व्यक्ति का पारितंत्र अलग अलग होता है और हर व्यक्ति एक पारितंत्र में निवास करता है। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में है तो क्लास में जितनी भी जैविक और अजैविक चीजें हैं उनसे वो जो संबंध स्थापित कर रहा है ना वो उसका पारितंत्र है। जैसे जैविक क्या है, तो मैम उसको पढ़ा रही है, तो मैम के अंदर जान है, तो मैम से वो क्या कर रहा है, एक इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। वहीं वो टेबल पर बैठा है, टेबल क्या है अजैविक है, उसमें जान नहीं है, लेकिन उससे भी क्या कर रहा है वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो बच्चों जो किसी मानव के चारों तरफ है ना जो जैविक और अजैविक चीजें होती है और उनसे जब वो संबंध स्थापित करता है तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पारितंत्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों मेरे लाल और लालियों, पारितंत्र कहते हैं। तो देखो किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं, यही एक पारितंत्र बनाता है। तो ये तो वही बात होगी, पीछे भी समझा रहा था, लेकिन पारितंत्र का मतलब वास्तव में क्या होता है जो मैंने आपको समझाया वो समझना है आपको, ठीक है। इसमें जीव जंतु भी होंगे, उसमें अजैविक पदार्थ भी हो जाता है, ठीक है। और मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, तो फ्लोरा मतलब होता है पौधों, पेड़ पौधे जो होती है उनको फ्लोरा बोला जाता है। और फौना मतलब क्या होता है, जीव जंतु। फौना मतलब क्या होता है बच्चों, जीव जंतु। तो देखो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा क्या है बच्चों, किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप। पादप मतलब देखो ये क्या है बच्चों, ये कौन सा पेड़, बताओ आप लोग कमेंट करके बताना, ये कौन सा फूल है, कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है। तो ये मतलब जो भी पेड़ पौधे उनको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरा। ये पता होना चाहिए क्योंकि लिखा रहता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मैंने पता, मुझे पता, ठीक है। और फौना मतलब क्या होता है, जंतुओं की प्रजाति। अब जैसे ये रेड पांडा कह रहा है भी हमें पढ़ लो, और हमें आप लोगों से डर भी लगने लगा है। आप लोगों ने हमारा घर नष्ट कर दिया है, आप लोगों ने हमारे लोगों को छीन लिया है और हम भी खतरे में हैं, हमें बचा लो। ये कह रहा है कि हमें बचा लो, इसीलिए मैंने इसकी पिक्चर भी लगा रखी है। और ये कुछ खा रहा है बेचारा, ठीक है, कुछ खा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लो, ये पांडा है, ठीक है, पांडा। ये देखो ये क्या है बच्चों, अगर आप देखो तो ये क्या है, ये फौना है। ये फौना में जैसे ये आप देख लो जितने भी सब प्रजाति अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ रही बात, क्लियर। चलो प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है बच्चों, तो देख लो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार है। यानी प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो अपने आप से ग्रो कर रही है। जैसे जंगल में कोई पेड़ पौधा है वो अपने आप से उग रहा है, उसमें मानव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन जो मानव बना रहा है, मानव बना नहीं रहा, मतलब जो मानव के द्वारा उगाया जा रहा है या मानव जो लगाता है पेड़ पौधे, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति कौन सी, जो बिना मानव के हस्तक्षेप के अपने आप किसी जगह पर क्या है वो उग जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। और हमेशा एक बात याद रखना है बच्चों, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, उसमें घास भी आती है, उसमें झाड़ियां भी आती हैं, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, हर एक चीज आती है। जब हम किसी वन की बात करते हैं मेरे लाल और लालियों, तो वन में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते। वन में अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और पूरा वन एकदम सफाचट मैदान है, एकदम टकले की तरह, है ना, ऐसा नहीं है। तो बड़े बड़े पेड़ लगे होंगे, लेकिन बच्चों क्या है, वहां घास भी होंगी, वहां झाड़ियां भी होंगी, इसीलिए तो उसको जंगल बोलते हैं, इसलिए तो उसको वन बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी निवास करते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। जब हम वन की बात करते हैं या जंगल की बात करते हैं, उसमें सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आते हैं,
उसमें घास भी आएगी, उसमें झाड़ियां भी आएंगी और उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इसे अछत वनस्पति भी के रूप में भी जाना जाता है, यानी बिना जो मानव के बिना हस्तक्षेप के बन रही, उसको क्या कहें, उग रही है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीव की जब हम बात करते हैं, वन्य जीव मतलब क्या, वन में रहने वाले जीव। वन्य जीव मतलब क्या होता है, वन में रहने वाले जीव या वन में वास करने वाले जीव। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो आप देखो वन जीव को जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं, वन्य जीव। हर एक चीज का मतलब समझना बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी भारत में क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है जैव विविधता के मामले में बहुत समृद्ध है। भारत में पूरे विश्व का 8% जो है प्रजातियां जो है भारत में मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। तो देखो भारत अपने वनस्पति जात यानी फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक या स्वदेशी है। मतलब आप सोचो कि भारत में जो है 47,000 तथा 15,000 क्या है, ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ भारत में मिलेंगी, आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और देखो आप, भारत अपने प्राणी जात कोना में भी अति समृद्ध है। यहां 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। यहां पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यहां लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। कीट पतंग मतलब मच्छी नहीं, मछली नहीं बच्चों, मक्खी है ना। और आपने एक पतंगा का नाम सुना होगा बच्चों, पतंगा जानते हो आप लोग, जैसे अभी बरसात है ना, इसमें पतंगा बहुत उड़ रहे होंगे। एक मतलब जैसे पतंगा, अब कैसे मैं बताऊं आपको, पतंगा आप लोग सर्च करना, गूगल मिल जाएगा। तो जैसे बरसात में ना हम लोग जब छोटे छोटे थे, अभी समझ में आता है वो चीज की यार कितना गलत करते थे हम लोग उसके साथ। तो मैं जब छोटा था ना, तो हम लोग जैसे पतंगा को पकड़ लेते थे। तो जैसे पतंग नहीं उड़ाते, उसका पतंग के नाम पे ही पतंग नहीं उड़ाते हैं वैसे भी, तो पतंगा को हम पकड़ लेते थे। हम लोग छोटे छोटे, हम लोग कई भाई लोग थे हम लोग छोटे छोटे, तो हम लोग खेला करते थे, तो पतंगा को पकड़ लेते थे। पतंगों को पकड़ने के बाद उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे जो है ना काफी लंबा, थोड़ा इतना लंबा होता है वो, तो उसके पीछे जो हम लोग क्या करते हैं, धागा बांध देते थे और धागा बांध के क्या उसको उड़ाते थे। ठीक है, अब जिसका पतंगा जितना ऊंचे तक जाता था वो जीतता था। तो हम लोग ये खेल करते थे छोटे में। तो अभी उस दुख होता कि बेचारा कई बार पतंगा को पकड़ता था, उसको मर भी जाता था। तो उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी ना हमारे पास, लेकिन अब समझ में आता कि हम लोग जीव हत्या कर रहे थे, हम लोग पापी हैं, एक तरीके से पाप किया हम लोगों ने। ठीक है, कई सारे पतंगों को मार दिया है। ठीक है, तो वो भूल चूक गलती माफ करें। आप लोग भी गांव में जो लोग होंगे वो जानते हो पतंगा है ना, बरसात में बहुत ज्यादा उड़ते हैं वो। तो पतंगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीट पतंग होंगे। ठीक है, जो और कितनी है वो, लगभग 60,000 प्रजातियां हैं। ठीक है, जो भारत में मिलती हैं। अब ये भारत में ही नहीं मिलती, और भी जगह मिलती है, लेकिन 60,000 प्रजातियां लगभग भारत में कीट पतंगों की मिलती। ठीक है, और आप देखो मछलियों की 1200 से अधिक प्रजातियां हैं। 2500 मछलियों की पक्षियों की 1200 से अधिक है और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात पूरा बंद कर दीजिएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आपको। भारत में लुप्त प्रजातियां, अब हम बात करेंगे बच्चों, जब हम भारत में लुप्त प्राय, अब देखो लुप्त प्रजातियों का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी प्रजातियां जो गायब हो चुकी है, यानी जो अब आपको जो है कहीं पर जहां पर वो रहती थी, जहां उनका निवास था, वहां आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। और कई सालों से, लगभग कई सालों से ऐसा माना जाता है, जो जब हम लोग ज्योग्राफी परिस्थितिकी एवं पर्यावरण पढ़ाते हैं, तो उस समय हम लोग बताते हैं कि जो लगभग ऐसी प्रजातियां जो अपने निवास में 50 सालों से 50 या उससे अधिक सालों से दिखाई नहीं दिए ना, उनको लुप्त प्रजातियां कहा जाता है। जो 50 या उससे अधिक सालों से क्या है, अपने प्राकृतिक निवास में पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं दिखाई दी, उनको क्या बोलते हैं, लुप्त प्रजातियां बोलते हैं। आगे हम और अभी आपको डिटेलिंग करेंगे इसमें, आप परेशान मत हो, बस थोड़ा समझो। ठीक है, तो देखो भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां, स्तनधारी मतलब ये होते हैं जो अपने स्तन से मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, उसको स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, तो लुप्त, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। लुप्त होने का कगार मतलब एकदम गायब होने के कगार पर है। इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है। ये पूछा जाता है आपसे बच्चों, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां लुप्त प्रजातियां हैं। तो आपको ये कई इसमें दे दिया जाएगा। मान लो दे दिया गया, ए में दे दिया गया चीता, बी में दे दिया
गुलाबी सिर वाली बतख, और और क्या है, सी में दे दिया गया चित्तीदार उल्लू, और और नीचे डी दे दिया गया उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी होंगे, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इग्निस ये महुआ की जंगली किस्म है, और हुबरडिया हेप्टोनुरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी। सही बात है, क्योंकि हमें यही नहीं पता नहीं कि हमारे अर्थ पर कितनी प्रजातियां हैं, और हम अभी भी बहुत सारी प्रजातियों को ढूंढ रहे हैं, और पता नहीं हमारे ढूंढने से पहले ही पता नहीं कितनी प्रजातियां ऐसी होंगी जो लुप्त हो चुकी होंगी, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सर्वे करते जा रहे हैं, तो हमें कई प्रजातियां मिल रही हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हमारे जानने से पहले ही कई प्रजातियां गायब हो जाएं, इस अर्थ से गायब हो चुकी होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं है, ठीक है। कुछ प्रजातियों के बारे में हमारे पूर्वज जानते थे लेकिन हम नहीं जानते हैं। जैसे बच्चों मेमत, मेमत आजकल किसी ने नहीं देखा है, आजकल सिर्फ वो कहां मिल रहे हैं, तो वो कहां मिल रहे हैं, तो बच्चों वो सिर्फ वो पेंटिंग बनाने में यूज आ रहे हैं, बस खाली हम लोग क्या है उनको पेंटिंग बना रहे हैं उनकी, और हमको वो नॉर्मली कहीं नहीं दिखते, ठीक है। तो जैसे देखो आप यहां पर देखो, मैंने क्या है गुलाबी सिर वाली बतख, आप देखो कुछ ऐसे दिखती है, गुलाबी सिर वाली बतख। मैंने बकायदा आपके लिए पिक्चर, बकायदा सब बहुत मेहनत की मैंने पीपीटी में, आपको इजी वे में, आपको आसान करने के लिए, आपको हर एक चीज को सिखाने के लिए मैं पीपीटी पे और अपने कंटेंट बहुत अच्छे से मेहनत करता हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों, आप लोग बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे लाल और लाली सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा उंगली को कष्ट दे दो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। आप हो तो हम हैं, ठीक है, और हमारे और आपके ही सपोर्ट से ये चैनल जो है आगे बढ़ेगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट, हमारी जो पूरी टीम है वो आपको क्या है अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रयास कर रही है। तो पहाड़ी कोयल, ठीक है, ये देखो जंगली चित्तीदार उल्लू, ये हो गया। मधुका इग्निस, इसको सब लोग जानते हो, मधुका इग्निस। अब देखो ये उल्लू आपसे क्या कह रहा है, उल्लू कह रहा है कि तुम लोगों ने हमें उल्लू बनाया, है ना। उल्लू कह रहा है कि तुम लोगों ने हमें उल्लू बनाया और हमारे निवास को खत्म कर दिया, तुम लोगों ने, तुम लोग लालची इंसान, मूर्ख इंसान, तुम लोगों ने हमारे निवास को खत्म कर दिया, हमारा हमको भारत छोड़ के जाना। और ये क्या है, मुड़कर देख रहा है, ये शरीर उसका उधर की ओर, ये एक भारत से जाते समय ना एक बार भारत को मुड़कर देख रहा है, क्योंकि भारत महान देश है, उसको उसके यहाँ अच्छा लगता था, लेकिन भारतीय लोगों ने इतने ज्यादा दोहन करा कि वो गायब होते चले गए, वो खत्म होने लगे। तो एक बार भारत को मुड़कर देख रहा है, एक प्यार भरी नजरों से जो है नष्ट करने वालों को देख रहा है, भारत को देख रहा है, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि हमारा क्या दोष है, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, जो तुमने हमारे नाश ही कर दिया, हमारी पुरखों, हमारी वंशों का नाश कर दिया तुमने, ठीक है। अब ये बेचारी तो क्या ही बोलेगी। इधर ये महुआ लोगों को इसने कहा कि तुम हमें बर्बाद करोगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो ये घर बर्बाद करने में काम आ रहा है आजकल, शराब इसी से बनता है, शराब में लाली इसी से बनता है, महुआ की दारू पियोगे। बिहार में तो महुआ बहुत फेमस है ना, बिहारी लोग जानते हैं महुआ, ठीक है। तो ये महुआ कौन सा है, तो जब ये टूटता है, जब टूट के गिरता है, और ये क्या है, ये सूखा हुआ महुआ है, इसको खा लोगे ना भाई, इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत, ठीक है। और इसको खाने के बाद जो नींद आती है ना, जो नींद आती है कि मत पूछो, खाने जो जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा, है ना। तो ये महुआ है, महुआ इग्निकस, ये अरे ये इसका नाम छोड़ो, ये महुआ है, ठीक है ना। बिहारी महुआ, शहर के लड़के तो महुआ जानते ही नहीं क्या होता है भैया। महुआ में जो डब्बे वाला आप प्रोटीन खाते हैं ना, उससे ज्यादा महुआ में प्रोटीन होता है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है, और इसको सोमरस बनाने में यूज किया जाता है। जब भी मैं अपनी क्लास में सोमरस का यूज करूं तो उसका मतलब होता है शराब, वाइन, अंग्रेजी दारू, शराब, जो भी शराब की बात कर लूं वो होता है। मैं यहाँ पर क्योंकि हम एक सभ्य समाज में बिलोंग करते हैं और हम एक शिक्षक हैं, तो हम शराब का नाम नहीं ले सकते हर बार, तो हम सोमरस का नाम लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में मदरा को सोमरस कहा जाता था, इसी वजह से प्राचीन काल में, इसीलिए मैं उसको सोमरस कहता हूं बार। और जब भी मैं सोमरस कहूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर किस चीज की बात कर रहे हैं। तो सोमरस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, है ना, बहुत सारी मतलब सोमरस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे बच्चों, मेरे लाल लालियों, ठीक है, प्रजातियों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रजातियों की वर्गीकरण। तो बच्चों पहले तो एक चीज समझो, ये संस्था की बात करें, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये क्या बच्चों, IUCN। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
बच्चों जैसे कि जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने समझाया कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, सॉरी ये सन है, ठीक है, और सन से मिलने वाली एनर्जी जो है उससे क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। क्या है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं बच्चों, भोजन बना रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं बच्चों कि हम मानव जो है मुंह खोल के सूर्य सब देव के सामने खड़े हो जाएं और हमें एनर्जी मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सूर्य से एनर्जी ग्रहण करके हम अपना भोजन खुद ही बना लें, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है। तो ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, सूर्य से एनर्जी लेकर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, इसको क्या करते हैं, हर्बीवोरस या हम कह लें शाकाहारी, या जो स्वपोषी, ये तो स्वपोषी हो गए, और शाकाहारी जैसे बच्चों खरगोश है, जैसे खरगोश हो गया बच्चों, ठीक है, हिरन है बच्चों। इस स्टोरी को समझना, लिंक करना पूरा, हिरन है। अब ये क्या करना है, इससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों यहीं पर शेर है बच्चों, यहीं पर एक और प्राणी है, शेर है। अब आप शेर से कह दो कि आप पेड़ ले लो, मतलब आप पत्तियां खा लो, तो नहीं लेगा, वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है, वो खरगोश को खाता है। वो किसको खाता है, वो हिरन को खाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं खा सकता। अब आप बच्चों इमेजिन करो, अज्यूम करो कि अगर इनमें से खरगोश या हिरन, खरगोश हिरन गायब हो जाए, ये बीच की जो ये श्रृंखला है गायब हो जाए, तो आप क्या देखोगे कि फिर ये भी संकट में आ जाएगा। ये भी क्या है, संकट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खाद्य श्रृंखला, आपने बायोलॉजी में खाद्य श्रृंखला पढ़ी है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है बच्चों कि एक दूसरा पे डिपेंडेंट होता है। आप सोचो अगर इस बीच में से, शेर के बीच में से अगर पेड़ पौधे और शेर के बीच में से अगर हिरन, खरगोश और हिरन को हटा दिया जाए, जो किसको खा रहे हैं, पेड़ पौधों को, तो क्या होगा, शेर क्या है, खतरे में आ जाएगा। शेर सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम वही शेर खत्म हो जाएगा तो खरगोश और हिरन की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो क्या होगा, सारे पेड़ पौधों को, अपने क्षेत्र में रहने वाले सारे पेड़ पौधों क्या होगा, खा जाएगा। और क्या होगा, उसके लिए फिर क्या होगा, संसाधनों के लिए या पेड़ पौधों के संसाधनों के लिए क्या है, आपस में लड़ने लगेंगे। और फिर क्या आ जाएगा, ऐसे में सर्वाइवल और फिटेस्ट का मतलब एक चुनौती आ जाएगी। मतलब क्या है, आपस में खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए क्या है, वो खत्म हो जाएंगे। तो मतलब यह है कि बच्चों अगर हम ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये अगर इसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं प्रजातियां ऐसी तो नहीं है जो गायब होती जा रही हैं, जो खत्म होती जा रही हैं। और कहीं अगर कोई भी ऐसी प्रजाति जो कीस्टोन प्रजाति का मतलब है कि जिसका उसके पारितंत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उसके खत्म होते ही वो पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों शेर या चीता, अगर शेर या चीता गायब हो गए जंगल से तो पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि शेर और चीता क्या होते हैं, वो हिरन, खरगोश और जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनको खाते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो जो भी शाकाहारी जीव जंतु जंगल में रहने, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, और उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके आस जो उस क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या है, आपस में वो क्या है, संसाधन के लिए झगड़ा करेंगे, और एक समय के बाद क्या होगा, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा और पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको बचाने के लिए क्या है, इनको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी प्रजाति ऐसी है जो खत्म हो रही है, या कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो जिसका पारितंत्र बहुत ज्यादा प्रभाव है और कहीं गायब हो जाए। जैसे बच्चों अभी आपने देखा होगा कि 1973 में क्या होगा, एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या होगा कि टाइगर की जो प्रजाति है वो गायब होती जा रही थी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही थी, और 2018 तक आते आते उसकी लगभग 2900 कुछ जनसंख्या बची थी, अभी कुछ बढ़ गई है। तो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, एक बड़ा पारितंत्र क्या है, नष्ट, खतरे में आ जाए। अब ये चीज देखने का काम कौन करेगा, इसको पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर देखने का काम कौन करेगा? तो इस चीज को कि कौन सी प्रजाति गायब हो रही है, कौन सी प्रजाति कोई स्टोन प्रजाति है और किसको संरक्षण देना जरूरी है, इसको ध्यान में रखने के लिए क्या है, एक पूरे अंतरराष्ट्रीय एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है IUCN। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका एक डाटा कलेक्ट करती है, उनके लिए संरक्षण के उपाय का प्रयास करती है, उनका अनुसंधान करती है, और यह भी ध्यान रखती है कि किस प्रजाति को ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है, यानी ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, उसके लिए एक अलग से क्राइटेरिया बनाया जाए, और किसको कम संरक्षण की जरूरत है, ये एक अलग क्राइटेरिया बनाया जाए,
ताकि ये जो खाद्य श्रृंखला है या ताकि जो ये पारितंत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी प्रजाति गायब ऐसी हो जाए जो कीस्टोन प्रजाति है और उस कीस्टोन प्रजाति के जाते ही वो पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाए। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे हमारे हमारे जो हमारे उधर जहां यूपी, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि हमारे पीलीभीत बगल में है, वहां से चीता आ गया हमारे लखनऊ में, होगा लगभग लॉकडाउन समय की बात है। तो पीलीभीत में क्या हो गया, वहां से क्या है, एक चीता हमारे मोहल्ले मतलब हमारे कॉलोनी में, शहर में घुस गया। अब उस चीता जो है उसने कई लोगों को घायल तो किया बच्चों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे यहाँ की वन विभाग के लोग थे, उन्होंने सीधा एक अनाउंसमेंट किया कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जो भी है उस चीता को या उस जानवर को क्या है हानि नहीं पहुंचाएगा, और अगर वो कहीं पर भी दिखाई देता है उसको तत्काल जो है वन विभाग को क्या है उसकी सूचना देगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब आप सोच लो कि वो मानव को या मनुष्य को कोई हानि पहुंचा रहा था, बहुत सारे लोगों को उसने घायल भी किया था, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग का सीधा निर्देश था कि कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, और जहां पर भी उसको देखा जाएगा उसको क्या है वन विभाग को क्या है उसको सूचना दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर हम ऐसे उनको खत्म करते जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। इसीलिए क्या है मनुष्य से ज्यादा उनकी चिंता हो रही है। आज मनुष्य जो है ना वो दुर्लभ प्राणी नहीं है, मनुष्य तो इतना हो गया है कि आप जहां भी निकलोगे वहां आपको 2-4 करोड़ लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मनुष्य आज आम प्राणी, एकदम समझ लो हर जगह आपको सामान्य जाति में आ जाता है, समान प्रजाति में आ जाता है मनुष्य, ठीक है। तो ये बात है, इसको क्यों किया जाए? क्योंकि जरूरत है उनकी बचाने की, अब उनको, ठीक है, उनको बचाने की जरूरत है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या बनाया गया, एक IUCN एक संस्था बनाई गई, और उस संस्था का काम क्या रखा गया कि उनका संरक्षण, इनका डाटा कलेक्ट करना, और इनको किस तरीके से क्या इनका अनुसंधान करना, ताकि ये पता लगा पाए कि किस प्रजाति को ज्यादा संरक्षित करने की। अब देखो विश्व में बहुत सारी प्रजातियां, तो क्या हर प्रजाति को एक बराबर संरक्षण करने की जरूरत है? तो ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रजातियां को, जैसे चीता है, अब वो गायब होता है, ठीक है, जैसे टाइगर है, चीता नहीं, टाइगर है, टाइगर क्या है गायब होता जा रहा था, तो उसको संरक्षित करने की जरूरत थी। तो इसलिए क्या है भारत में क्या है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, ताकि क्या है उनको संरक्षित किया जाए। अब ये कैसे पता चला? तो ये IUCN ने बताया कि भैया भारत वालों समझ जाओ, थोड़े सावधान हो जाओ, तुम्हारे यहां से एक कीस्टोन प्रजाति गायब होती जा रही है जो है टाइगर, उसको संरक्षित करो। अगर नहीं करोगे तो एक समय बाद क्या आ जाएगा, पूरा आपका इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, टाइगर के लिए क्या है बाघ अभ्यारण्य बनाने शुरू कर दिए, राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य बनाना शुरू कर दिए, और उनको संरक्षित करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो पहले 28-29 थे, आज 3600 कुछ उनकी जनसंख्या हो चुकी है 2024 में लगभग 3600 के आसपास। तो बढ़ी है, क्यों? क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हमने शुरू किया। तो हमें यह भी समझना होगा कि कौन सी प्रजाति को ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत है, किसको कम करने की जरूरत है। तो यह भी तो ध्यान रखना होगा ना। इसके लिए क्या है IUCN ने कई अलग अलग लिस्ट जारी की है, कई अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो अब समझ में आ गया होगा कि IUCN क्या है बच्चों। और एक बात बता दें, IUCN की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। 5 अक्टूबर 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, जो एक इंटरनेशनल क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है कि भारत जो है इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य 1969 में बना। कब बना? 1969 बना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप देख लो क्या किया, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। किनको? तो जो प्रजातियां हैं, जो क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है ना सबको बराबर तो संरक्षित करने की जरूरत है नहीं। अब भैया मोहल्ले में आपके कुत्ता बिल्ली गाय है, अब ये तो खूब सारे दिख रहे हैं, मनुष्य भी उसमें आ रहा है, तो मनुष्य को संरक्षित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों और जो प्रजातियां हैं जो गायब होती जा रही है उनको संरक्षित करना, तो उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। ये किसने किया है? तो IUCN ने किया। यही बात मैंने अभी आपको समझाया। तो कुछ सामान्य प्रजाति ऐसी है कि जो आपको नॉर्मली दिख जाए, आप घर से निकलो तो आपको दिख रही है, मनुष्य भी उसी में आ जाता है। मनुष्य एकदम सामान्य प्रजाति है, अब वो खतरे में नहीं है, बल्कि उसने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया। ऐसे ही आपके कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, हालांकि चूहा भी आजकल गायब हो रहा है, लोग चूहा भी मार खा जाते हैं, है ना, चूहा भी मार खा जाते हैं। तो वो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें, तो ये सामान्य प्रजाति है जो आपको नॉर्मली दिख जा रही है। तो देखो वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु है, साल है, चीड़, ये पेड़ पौधे हैं। चीड़ क्या है? साल क्या है? पेड़ है। कृंतक क्या है? तो चूहे के जैसा ही एक लंबी नाक, लंबी चोंच वाला, एक मुंह वाला एक जीव जंतु होता है, ऐसे होता है। जैसे ये है तो उसके ऐसा करके ऐसे कुछ हुआ। अब मेरा ड्राइंग उतना अच्छा, ऐसे एक है ना, एक ऐसे प्राणी होता है जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं कृंतक, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियां,
अब बच्चों मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां समझना बच्चों। जब हम बच्चों आयुष्मान की बात करते हैं तो आयुष्मान ने क्या है, कुछ लिस्ट निकाली थी। उसने क्या किया कि जैसे एक लिस्ट, जैसे उसने बताया कि लुप्त प्रजातियां, अब मैं समझा रहा हूं आपको, बस शांत से सुनता है, सुनने चलना है आपको। लुप्त प्रजातियां, अब एक होती है वन से लुप्त, ध्यान से सुनते चलना बस खाली, ठीक है। और एक होती है संकटग्रस्त प्रजाति, गंभीर संकटग्रस्त, सॉरी, गंभीर संकटग्रस्त, गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है। चौथा क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, प्रजाति नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। और एक क्या होती है बच्चों, सुभेद प्रजाति, सुभेद प्रजाति, ठीक है, सुभेद प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, सुभेद प्रजाति, ये प्रजाति, ठीक है, ये चीजें। अब आप समझो लुप्त प्रजाति कौन सी बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि लुप्त प्रजाति ऐसी प्रजातियां होती हैं जो बेसिकली क्या है, अपने निवास क्षेत्र में देखी ही नहीं जाएगी, वो विश्व में कहीं पर भी आपको नहीं दिख रही, विश्व में कहीं पर भी जहां वो रह रही थी वो कहीं पर भी आपको नहीं दिख रही, ना आपको जू में दिख रही, कहीं पर भी नहीं दिख रही, यानी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, पृथ्वी से वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। उनको क्या बोलेंगे, लुप्त प्रजातियां। लुप्त क्या बोलेंगे, उनको लुप्त प्रजातियां बोलेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो लगभग 50 सालों से या उससे अधिक सालों से जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं दिखाई दी है, उनको क्या बोलेंगे, लुप्त प्रजाति, ठीक है, ये बात याद रखना है। वन से लुप्त का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में तो नहीं मिल रही है, लेकिन उनको कहीं और संरक्षित कर दिया जा रहा है, जैसे जू बनाकर, जैसे चिड़ियाघरों में जो है उनको वो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वो अपने अपने निवास क्षेत्र में नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, है ना, एक्सटेंड इन वर्ल्ड, है ना, वाइल्ड, एक्सटेंड इन वाइल्ड लाइफ, मतलब अपने निवास क्षेत्र से, अपने वन क्षेत्र से जहां पर वो रह रही है ना, वहां जहां पर वो मिलती थी वहां नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपको कहीं पेड़, कहीं जू में, चिड़ियाघरों में उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, एक जानवर हुआ करता था ओरांग उटान, अपने गूगल पर सर्च करोगे दिख जाएगा। वो क्या था, वो खत्म हो रहा था, तो क्या हुआ, उसका एक लास्ट जो बचा था, तो उसको उड़ीसा के चिड़ियाघर में एक उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य में रखा गया था, और आज से 3-4 साल पहले की बात है, और वो लास्ट था, वो भी क्या है, उसकी भी डेथ हो गई। तो अब वो क्या हो गया था, वो एक्सटेंट हो गया था, वन से लुप्त हो चुका था, लेकिन प्रजा वहां पर था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से भारत से लुप्त हो चुका है, लेकिन भारत में भी कहीं और अभी मिलता है, ठीक है, भारत में नहीं मिलता, लेकिन अभी वर्ल्ड में और भी बहुत जगह मिलता है, ठीक है। गंभीर संकटग्रस्त का मतलब बच्चों ऐसा होता है कि जिनकी जनसंख्या, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे देखना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पढ़ाते हुए। क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसी प्रजातियां, तो गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जो 10 वर्षों में 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या इनकी क्या है, गायब हो गई। 90 संख्या, सोचो आप, महसूस, फील करो, फील करो कि 10 सालों में आपकी 90% जनसंख्या खत्म हो जाए, हो गया काम। ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 वर्षों में, मात्र 10 वर्षों में 90% खत्म हो जाए, ठीक। संकटग्रस्त प्रजातियां बच्चों कौन सी हैं, तो ऐसी प्रजातियां जिनका 10 वर्षों में, जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 वर्षों में 70% खत्म हो जाए, 70%, जिनकी जनसंख्या 10 वर्षों में 70% गायब हो जाए, वो कैसे आ जाएंगी, संकटग्रस्त प्रजाति। और सुभेद कैसी होती हैं, तो जिनकी जनसंख्या बच्चों क्या है, 10 वर्षों में 50% खत्म हो जाए, 50%। तो आप सोचो कितनी गंभीर चुनौती है भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए, इनको बचाना सबसे ज्यादा। अब देखो ये गायब हो चुका है, तो अब इस पे तो काम करना ही नहीं है, ये भी, इनको बचाने के लिए हमने क्या है, अलग अलग जो वो क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखे हैं, चिड़ियाघर जैसे बना रखे हैं, तो यहां बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इनमें इनको ज्यादा बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, ये अभी हमें मिल रही है कहीं ना कहीं, तो इनको बचाएंगे तो इनकी, अब इसीलिए क्या है, सबसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत किसकी होगी, इसको बचाने से ज्यादा प्रयास, उसके बाद इसको बचाने से ज्यादा प्रयास किया जाएगा, फिर इसके बाद इसको, तो सबसे ज्यादा किसको करना, बचाने का प्रयास करना है, तो इसको, क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है 10% बची है, मात्र 10 सालों में 90% गायब हो चुकी है। तो ये इस तरीके से इसने क्राइटेरिया बताया है, इस तरीके से बनाया है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है बात, तो अब आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ, सामान्य पढ़ लिया। अब देखो संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी, तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब आप अपने एनसीईआरटी का डिफिनेशन पढ़कर आप ये अंतर नहीं कर पाओगे, कौन सी सुभेद प्रजाति किसको कहेंगे, किसको संकटग्रस्त प्रजाति कहेंगे, किसको
या लुप्त प्रजाति, सब में एक ही जैसी डिफिनेशन लिखी हुई है, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये वे जातियां, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया आप उससे अंतर कर पाओगे, किसको संकटग्रस्त प्रजाति कहेंगे, किसको गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति कहेंगे, किसको सुभेद प्रजाति कहेंगे। ठीक है, तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। अब परिस्थितियां कैसी हैं, तो हमने हंटिंग करनी शुरू कर दी, मतलब हम लोग मानव शिकार भी कर रहा है, मानव क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो उसने क्या किया, उसके जंगलों की कटाई की है तो उससे भी खत्म हुआ है, और प्रदूषण से भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण। अब देख लो संकटग्रस्त प्रजाति में कौन सा, काला हिरण, मगरमच्छ और संगाई, ये भी हिरण में ही प्रजाति में आता है संगाई। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे हम बात करते हैं सुभेद जातियां कैसी हैं, तो वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। अब सब में वही बोल रहा है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो वही बातें बोल रहा है, मतलब एक टर्म आगे बढ़ता जा रहा है बस खाली। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी, है ना, गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन होगा, गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन आएगा इसमें। अब दुर्लभ प्रजातियां कौन सी, तो इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, ये बात बोल रहा है। अब आगे क्या, स्थानिक प्रजातियां। अब बच्चों स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलती हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, यानी वो सिर्फ उसी क्षेत्र में मिलेंगी, उसके अलावा आपको और कहीं पर भी वो नहीं मिलेगी, उनको क्या बोलते हैं, स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन। अब हमेशा अरुणाचल के मिथुन ही बोलना, नहीं तो मिथुन ना बोलना, नहीं मिथुन चक्रवर्ती का नाम ले लो भाई, वो एक ही हैं। ठीक है, लेकिन वो सिंगल ही पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। तो मिथुन को मतलब जब भी नाम लेना है तो आपको अरुणाचल के मिथुन का नाम लेना। ठीक है मेरे लाल लालियों, ठीक है, तो वही इन जातियों को उदाहरण, जोक सपाट बस मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अंडमानी टील, ये देखो, ये देख रहा है आपको, कह रहा है कि हम ठीक है ऐसी जगह मिल रहे हैं जहां मानव कम है। अंडमान निकोबार में हम लोग बहुत कम रहते हैं, वहां प्रजातियां, वहां पर जनजातियों से क्या है, जीव जंतु को कम नुकसान है, हमसे ज्यादा नुकसान है, जो सब मानव हो गया ना। देखो हम अपने आप को सब मानव भी कर रहे हैं, और हम ही क्या है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा विनाश भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सबसे सब मानव है, हम एक क्या है, एक नई सभ्यता को कि आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमने ही क्या किया है, बहुत सारे संसाधनों का नाश कर दिया है, बहुत सारे जीव। अब देखो निकोबारी कबूतर, कितना प्यारा लग रहा है निकोबारी कबूतर, ठीक है ना, इसको अब ये सिर्फ हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे नॉर्मली इसको नहीं देखते, हम लोग कहां देखते, तो वही आप लोग पिक्चरों में देखने को मिलता है। ये अब देखो, ये अरुणाचल, ये मिथुन है, देखो ये मिथुन है, ये है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मिथुन नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के मिथुन है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, लुप्त जातियां मैंने बता दी कि ऐसी प्रजातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोजने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली। अब देखो एशियाई चीता जो है ना, हमारे भारत से 1952 से गायब हो चुका है। 1952 से जो है हमारे भारत में ये मिलता ही नहीं है। देखो चीता और जो है बाघ में अंतर होता है, एक बात याद रखना, चीता जो होता है उसके यहां पर जो है ना, उसके यहां पर जो है लाइनें बनी होती है जो आंसू से दिखाई आपको पड़ती है। ठीक है, इनको एशियाई चीता बोलते हैं, ये गायब हो चुके हमारे यहाँ से। और देखो गुलाबी सिर वाली बतख, कितना प्यारा पक्षी है, लेकिन ये गायब हो चुका है। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बतख, क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर। तो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों क्या है, 1973 में शुरुआत किया गया था। और बच्चों मैं आपको बता दूं, टाइगर को बचाने के लिए सबसे पहला एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश सांखला। इन्होंने टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। इसीलिए कैलाश सांखला को क्या नाम बताया मैंने बच्चों, कैलाश सांखला, ध्यान से सुनते चलना, कैलाश सांखला को इसीलिए टाइगर मैन भी कहा जाता है, सांखला, है ना, कैलाश सांखला को इसलिए क्या कहा जाता है बच्चों, टाइगर मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, आपको बस याद रखना है, ऐसे समझ लेना। तो इन्होंने क्या है, इनके प्रयासों से क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, तो क्योंकि उससे जब हम बात करते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो भारत में बहुत सारे टाइगर्स थे, लगभग 55,000 के आसपास टाइगर थे। लेकिन भारत की आजादी के बाद आप देखते देखते क्या है, हमारे बहुत कम टाइगर बचे, लगभग 2800-2900 ही टाइगर बचे थे। ठीक है, तो ये देखो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की, मैंने आपको ये बता दिया 1973 में शुरू किया गया। फिर कह रहा है 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी
55,000 थी, जो 1973 में घटकर कितनी रह गई, 1827 हो गई। तो आप सोचो 1973 में घटी, इतनी कम रह गई थी। लेकिन आज आपको मैं बता दूं, आज हमारे पास लगभग 3600 टाइगर, 3600 प्लस है, प्लस 3600 है, ठीक है, 3600 से ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना आपको, क्योंकि प्रयास किया। अब ये कह रहा देखो हमें भी बचा लो, ठीक है ना, कह रहा था हमें भी बचा लो, तो हमने कहा ठीक है हम आपको भी बचा रहे हैं, क्योंकि आप तो कीस्टोन प्रजाति हो। अगर आप गए तो आप जिस पारितंत्र में रहते हो, आपके जाने से वो पारितंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो आपको बचाना जरूरी है। इसी वजह से क्या है, हमने इसको बचाना शुरू किया। बाघ की आबादी के खतरे क्या है, देखो व्यापार के लिए एक तो क्या करें इसका, क्योंकि इसका जो स्किन है, ये जो उसका पूरा एक मांस का हर एक चीज, इसका नाखून से लेकर इसका मांस तक हर कुछ बिक जाता है, खाल से लेकर सब चीज बिक जाता है। तो इसके लिए बहुत विदेशों में बड़े बड़े मार्केट में, बाजारों में क्या है, इसकी अच्छी कीमत मिलती है, तो लोग इसकी लालच में क्या है, इसका शिकार करते हैं, ठीक है। सिमटता आवास, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या है, हमने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से क्या है, वो बेघर होते चले गए, तो वो उनके लिए क्या है, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या उनको संघर्ष करना पड़ा। उसमें क्या है, कई मानव ने बाघों को मार भी दिया है, और कई बार बाघों ने मनुष्य को मार दिया। अब देखो, जंगल से जो जीव जंतु हमारे घर में आ रहे हैं, तो उसका रीजन ये नहीं कि वो हमारे घर में आ रहे हैं, वास्तव में हम उनके घर में घुस गए हैं। घुसपैठिया हम हैं, वो नहीं, याद रखना है बच्चों, क्योंकि वो तो अपने जीव जंगल में रह रहे थे, हम सब ने उनके जंगलों को काटकर वहां रहने लगे, तो वो कहां जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे घरों में आकर घुस के बैठेंगे, है ना, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करेंगे। तो आज शहरों में, जो गांव में या बड़े बड़े शहरों में जो है, आपको बड़े जो शेर चीता घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले वो उनका प्राकृतिक आवास रहा करता था। अब उनके जब प्राकृतिक आवास नष्ट करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके आवास में घुसेंगे, और फिर क्या होगा, संघर्ष होगा। तो यही हो रहा है, ठीक है। फिर क्या, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या, ठीक है ना। तो और जो अब जब प्राकृतिक आवास घट रहा है, तो और भी जो छोटी छोटी स्पीसीज है जिन पर ये डिपेंड रहता है, जिनको खाकर जिंदा रहते हैं, वो भी खत्म हो रही, तो भी इनके लिए जीना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की बात करें, अब देखो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमने कई टाइगर रिजर्व भी बनाए, बाघ अभ्यारण्य बनाए, जो याद रखना है। जैसे देखो कॉर्बेट, ये सबसे पहले बनाया गया था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये सबसे पहले बना था, पहला, ठीक है। फिर से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में बच्चों क्या है, मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। यानी इन जगहों पर क्या है, हमने बाघों को संरक्षित करने के लिए है कुछ अलग से कुछ राष्ट्रीय उद्यान ही बना दिए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण क्या क्या कारण है, हम ये समझेंगे। तो कारण में सबसे पहली बात हम बच्चों बात करेंगे कि वनस्पति का विस्तार। क्यों वनस्पति का विस्तार, क्यों बच्चों, मैं तो 90 डिग्री टर्न हो गया बच्चों, कैसे बच्चों। तो जब हम बात करते हैं वनस्पति, तो जब हम बात करते हैं बच्चों कि कृषि में विस्तार, मतलब देखो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसकी मांग होगी, क्या होगी, उसकी डिमांड होगी। अब डिमांड होगी तो उत्पादन भी बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा, हमने धीरे धीरे क्या है, जंगलों को बढ़ाना शुरू कर दिया। कृषि के लिए हमें क्षेत्र चाहिए था, तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब जब जंगलों को काटना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, जंगल जो है कम होते जाएंगे, और बच्चों क्या है, कृषि के लिए क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि विस्तार की वजह से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इनका निवास जो है, आवास जो है, वो सिमटता जा रहा है। ये भी एक पहला कारण है। तो देखो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। मतलब सोचो 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को हमने किसमें, कृषि भूमि में बदल दिया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी, तो उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है, हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हो गया, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए, और कितने कट गए, तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का नियमीकरण हुआ। अब इसको समझो, स्लैश एंड बर्न या स्थानांतरित खेती, या उसी को झूम कृषि भी कहा जाता है। ये मतलब ये जो इसको जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये बेसिकली जनजातीय इलाकों में किया जाता है, जहां पर जनजाति रहती, वहां पर ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रही है, इस तरीके की खेती करते हैं। इसमें होता क्या बच्चों, जैसे कोई जनजाति है, ये ज्यादातर आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेगा, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में ज्यादा ये प्रैक्टिसेस की जाती है प्रजाति। होता कैसे, तो जैसे मान लो ये कोई एक लैंड का टुकड़ा है,
ये कोई क्या है, एक लैंड का टुकड़ा है। अब क्या करेंगे, जैसे ये पूरा जंगल था, पहले ये पूरा जंगल था, ठीक है, ये पूरा जंगल था, जंगल ही बना देते हैं, सबसे बढ़िया तो आप लोगों के लिए, ठीक है। ये लैंड, एक भूमि का टुकड़ा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे थे, यहाँ पर छोटे छोटे घास या पेड़ पौधे इस तरीके से लगे थे, इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे थे, ठीक है। लगे थे। अब भाई इसी तरह के छोटे छोटे लगे थे, तो हम उन जनजातियों ने क्या किया, इस वाले क्षेत्र से क्या है, पेड़ पौधों को काट दिया, यहां से क्या कर दिया, पेड़ पौधों को काट दिया। काटने के बाद क्या है, यहां पर कुछ समय तक क्या है, खेती की, यहां पर क्या है, कुछ समय तक इस क्षेत्र में खेती की। अब ये क्षेत्र मान लो इतना है, इसमें कृषि की। अब इसमें कुछ समय तक कृषि की, जैसे ही क्या है, इसकी उर्वरता कम हो जाती है इस क्षेत्र की, वैसे ही क्या है, वो इस जगह से मूव करके क्या है, यहां के पेड़ पौधों को काट देंगे, यहां के पेड़ पौधे के काट देंगे। अब वो क्या करेंगे, यहां इस भूमि को छोड़कर, इस वाली कृषि को छोड़कर अब यहां पर कृषि करने लगेंगे, इस क्षेत्र में कृषि करने लगेंगे, और यहां से छोड़ के इस जगह को छोड़ देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। हालांकि सरकार ने अभी इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर ये अभी भी चोरी चुपके होती रहती है। बेसिकली ये जनजातीय प्रजातियों में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो याद रखें, इसकी वजह से भी क्या हुआ है, जंगलों का नाश हुआ है भाई। जब आप लैंड को साफ करके पेड़ पौधों को और जला दोगे, तो जलाने के बाद क्या होगा, यही से बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हुआ है। संवर्धन वृक्षारोपण, अब बच्चों ये क्या है, जैसे कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो वैसे कि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको उनका व्यावसायिक बहुत महत्व है। मतलब जैसे कि अगर आप यूके लिपस्टिक का पेड़ जानते हो, उसकी वो काफी लंबा होता है, उसकी लकड़ियां जो है फर्नीचर में बहुत ज्यादा काम आती। तो बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े जो भूमि के खंड पर क्या है, बहुत सारे पेड़ों को कटवा कर क्या है, सिर्फ यूके लिपस्टिक ही लगवा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत, जैसे शीशम है, ठीक है, जिनको जो बेसिकली उद्योग इंडस्ट्री में, या हम बात करें तो जो लकड़ी इंडस्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, या सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं, फर्नीचर इंडस्ट्री में, फर्नीचर उद्योग में क्या है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण, जैसे चंदन है ना, अभी ये क्या है, ये सब इनका व्यावसायिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो लोग पैसे की लालच में क्या है, इन फसलों, इन पेड़ पौधों को ज्यादा उगा रहे हैं, बाकी पेड़ पौधों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसकी वजह से भी क्या है, पेड़ पौधों की जो विविधता है वो भी खतरे में होती जा रही, खत्म होती जा रही है। दूसरा, जीव जंतु भी खतरे में पड़ रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना। तो देखो, जब व्यावसायिक महत्व के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, है ना। मैंने बताया ना कि कई और अन्य प्रजातियों से खत्म हो जाएंगी। जब भाई आप एक बड़े लैंड पर सिर्फ यूके लिपस्टिक ही लगाओगे, लिपस्टिक लगाने वाला लिपस्टिक नहीं, यूके लिपस्टिक का मतलब होता है एक पेड़ होता है। गांव के बच्चे जानते हैं, शहर के बच्चे सिर्फ पिक्चरों किसमें देखते हैं, तो वो सिर्फ ड्राइंग में देखते हैं, वो बनाते हैं, उनको पता ही नहीं यूके लिपस्टिक क्या है। गांव के बच्चे जानते होंगे कुछ कुछ, बहुत लंबा पेड़ होता है ना यूके लिपस्टिक, मैंने देखा है, ठीक है। विकास परियोजना, विकास परियोजना मतलब क्या है कि बहुत सारी परियोजनाएं बनाए, जैसे बच्चों क्या, जंगलों को काटकर बांध बनाए जाते हैं। बांध का उद्देश्य क्या है, तो नदी की गति को कम करना, या सिंचाई के लिए क्या है, पानी की व्यवस्था करना, या बिजली उत्पादन के लिए पानी की व्यवस्था करना, या बच्चों क्या है, घरेलू उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करना। तो क्या है, बहुत सारे बांध बनाए जा रहे हैं। जैसे बच्चों सरदार सरोवर बांध बनाया गया था जब नर्मदा नदी पर, तो फिर क्या हुआ था, वहां बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया। अब उससे क्या हुआ, उसमें वहां रहने वाली जो जीव जाति, जो जनजातियां, जो भी जीव है, सॉरी, जो भी जीव जंतु हैं, वो क्या होंगे बच्चों, गायब होते जाएंगे धीरे धीरे। तो वो क्या हो रहे हैं बच्चों, इस तरीके से वहां पर भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो हम परियोजनाएं चला रहे हैं, उनसे भी क्या है, ये खत्म होते जा रहे हैं। तो देखो, आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों का सफाया हो चुका है। तो देखो, वहां 26,000 कुछ था और यहां 5,000, लगभग 31,000 हो चुका सब वर्ग किलोमीटर। और आगे आ जाओ, खनन। अब बच्चों, खनन में कैसे बच्चों, तो जैसे मान लो ये कोई लैंड है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब इस लैंड में क्या है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ पौधे से लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं। अब किसी कंपनी को पता चला या सरकार को पता चला कि इसके नीचे जो है, यहाँ इस धरती में क्या है, नीचे खनन है। अब जब यहाँ पे बहुत सारे खनिज है या सोना मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो अब क्या होगा, अब जो सरकार है या कोई कंपनी है, वो क्या करेगी, यहाँ के पेड़ पौधों को काट कर क्या है, यहाँ पर खनन करेगी या माइनिंग करेगी। तो इससे भी क्या हो रहा है, उस क्षेत्र में रहने वाले उगने वाले पेड़ पौधे और क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी क्या है, उनका भी नाश
हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो खनन से कई क्षेत्रों में जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर, ये बक्सा नहीं है भैया, है ना, अटैची वाला बक्सा नहीं है, इसमें हम लोग कपड़ा रखते हैं वो नहीं है, ये बुक्सा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन किया गया था, तब भी क्या है वहां पर क्या है बहुत सारी जैव विविधता को नष्ट किया गया था। अब संसाधनों का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण का मतलब ये होता है बच्चों कि कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज्यादा है। जैसे जो अमीर गरीब का फर्क क्या है, अमीर गरीब का मतलब यही है कि जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो अमीर है और जिसके पास कम संसाधन है वो गरीब है। तो एक तरफ क्या है कि जिसको कम संसाधन, जो अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से संसाधनों का दोहन ही तो कर रहा है, संसाधनों को नुकसान ही तो पहुंचा रहा है। भाई आप एक बात सोचो, किसी को एक कमरे में रहना है लेकिन वो क्या कर रहा है 10,000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो संसाधनों का दोहन ही कर रहा है। अमीरी के चक्कर में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, असमान वितरण ने भी क्या कर दिया है, संसाधनों का दोहन बढ़ा दिया है और उससे क्या है, उससे भी जीव जंतुओं और जो वनस्पति है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, यही असमान वितरण के खिलाफ क्या है, रामधानी दिनकर जी एक लाइन बोलते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वान मतलब होता है कुत्ता। कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मतलब कह रहे हैं कि एक तरफ तो लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके जो कुत्ते हैं, श्वान जो हैं, वो दूध रोटी खा रहे हैं, और एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप 2 वक्त की रोटी खा पाए। दूसरी तरफ आप फिर देखो, एक लोग तो क्या है ठंड के मौसम में भी गर्म वाला ब्लोवर चलाकर आराम से सो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो एक पतला सा चद्दर खरीद सके। तो इसलिए वो कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये तंज कसते हैं दिनकर जी पूंजीवाद पर। ठीक है, तो ये वही बात है, संसाधनों का असमान वितरण क्या है, अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बातें क्लियर हो रही है। अब हिमालयन यव, ये एक पौधा है, ये एक औषधि है, मतलब एक तरीके से कह दो तो हिमालयन यव क्या है, चीड़ की प्रकार सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष का मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी इनमें हमेशा ही पत्तियां रहती, कभी भी इनकी पत्तियां नहीं झड़ती, ये बात है इसमें। ठीक है, ये एक औषधीय पौधा है, जिस पे अंडरलाइन करना, यहां से सीधे सीधे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये भी पूछा जाए किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी अंडरलाइन कर लो, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दोनों ही प्रदेश हैं, बस याद रखना है। पेड़ उपयोग क्या है इसका, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल। टक्सोल क्या है बच्चों, इसमें एक रसायन निकलता है, नामक एक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के लिए उपयोगी होता है बच्चों। जो क्या है, कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जो क्या है, कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नुकसान क्या है बच्चों, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या हो नुकसान हो रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसी के माध्यम से क्या है, हमने क्या किया है, अपने भारत में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित करने के कई उपाय निकाले हैं। इसी के तहत हमने क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, नेशनल पार्क जिसको कहते हैं वो बनाए हैं, ताकि क्या है हम एक विशेष एरिया में कुछ प्रजाति को संरक्षित करने के लिए एक पार्क जैसा नेशनल पार्क बना दिया, जिसमें क्या है किसी ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं जानवरों के साथ में क्या करेगा, वो जब जाएगा तो उसके हैबिटेट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस वजह से कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए गए हैं इसके तहत जहां पर सिर्फ मानव नहीं जा सकता, वहां पर कुछ जीव जंतु जो है वो वास करते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसमें। तो आप देख लो 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। अब उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। सूची मतलब कि कौन कौन सी किन किन प्रजातियों को ज्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या किया गया, तो बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, यानी आप शिकार नहीं कर सकते, शिकार करोगे तो आपको कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा, आपको पर क्या है, आपको पर कार्रवाई होगी। ठीक है, वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दी, आप किसी तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं करते वन्य जीवों का, किसी भी जीव का। ठीक है,
वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, यानी जिस पर, जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, वहां पर किसी भी ह्यूमन का एंटर करना मुश्किल है, वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। इवन जो अधिकारी होते हैं वो भी सिर्फ रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए ही उस क्षेत्र में जाएंगे, अदरवाइज वहां वो भी नहीं जाते हैं। तो वो क्या है, वो उनको संरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया। तो कई केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए गए। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार में क्या अंतर होता है? राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसमें ज्यादा विविधता के जानवर आपको, या कह सकते हो ज्यादा जैव विविधता मिलेगी। मतलब कैसा? तो जैसे यहां पर एक ही प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जाता, यहां कई प्रजाति के जीवों को संरक्षित करने के लिए वहां पर क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या है, एक उद्यान बना दिया जाएगा जिसमें किसी भी ह्यूमन का क्या है, इंटरफेरेंस ना हो। पशु विहार क्या होता है, वन्य जीव, उसमें किसी एक विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए किया जाता है ऐसा। जैसे बच्चों मध्य प्रदेश में केन नदी है, केन नदी में क्या है, वहां पर घड़ियालों को जो है संरक्षित करने के लिए क्या है, वहां पर क्या है, एक पशु विहार बनाया गया है। ऐसी बच्चों अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो है ऑल्वेरिलिस क्या है, जो कछुए हैं उनको क्या है, संरक्षित करने के लिए क्या है, वहां पर क्या बनाया गया है, तो वहां पर पशु वन्यजीव विहार बनाया गया। ऐसी बच्चों अगर हम बात करें तो उड़ीसा में गहीर माथा को संरक्षित करने के लिए क्या है, उनके लिए तो अलग अलग किसी एक विशेष प्रजाति को ध्यान में रख के करके कोई भी अगर क्षेत्र बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वन्यजीव पशु विहार। और जब किसी बड़े क्षेत्र में जहां पर कई प्रजातियां रह रही हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, उसको ध्यान में रखकर क्या है, हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट घड़ियाल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है शुरुआत करेंगे इसके तहत, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। संरक्षण के लाभ क्या है बच्चों? तो पहला लाभ क्या होगा? पहला लाभ तो बच्चों यही होगा कि बच्चों इससे क्या होगा, जैव विविधता बनी रहेगी, जो पारिस्थितिकीय जैव विविधता है वो बनी रहेगी, पहला लाभ। दूसरा लाभ बच्चों क्या होगा? दूसरा लाभ ये होगा कि जिस पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे वन है, ठीक है, जल है, मृदा है, वायु है, ये सब बने रहेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है बच्चों कि जो भी जीन है उनको भी बनाए रखना के लिए क्या है, जैव विविधता बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरागत चीजों पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमारे, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो संरक्षण के लाभ क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई, ये तीन चीजें मैंने बताई, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण के भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यानी भारत सरकार ने पौधे और जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास उठाए। तो पहला तो मैंने यही बताया कि क्या बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया 1972 में, ठीक है, तो यही किया गया। तो पहला क्या किया, पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग पर भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, ठीक है। फिर क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों की बचाव, शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना था, यह कर दिया। दूसरा, केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए, तीसरा यह काम किया गया, ठीक है। चौथा क्या किया गया बच्चों, तो देखो केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, ये असम में बहुत ज्यादा मिलता है, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। जैसे बच्चों एशियाई शेर की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे भारत में गिर में मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट, गुजरात में एक फॉरेस्ट है गिर फॉरेस्ट, सिर्फ वहां पर मिलती है आपको एशियाई शेर, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इनको संरक्षित करने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए, ठीक है। और क्या किया गया बच्चों, तो 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाघ जैसे संकटग्रस्त प्रजाति को बचाना था। ये भी किया। मैं सारी चीजें देखो बता चुका हूं आपको, सिर्फ यहां पर लिखे हुए हैं और उन्हीं को मैं पढ़ दे रहा हूं। फिर वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, है ना, श्रृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। यानी और याद रखना है कि वन्य जीवन अधिनियम 1980 लाया गया, उसको 1986 में संशोधन किया गया और उसके तहत क्या है, इनको तितलियों और पतंगों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। पेड़ पौधों को, जानवरों को,
कीट पतंगों को सबको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया। उनका हंटिंग, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनको संरक्षित करने के लिए बाघ अभ्यारण्य बनाए गए, कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, पशु विहार स्थापित किए गए, ठीक है, उनके लिए अलग से प्रोजेक्ट चलाए गए। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है और ये सब याद हो जाएंगी। अगर जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला देखो सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या है, तो सबसे पहला कदम यह है कि सरकार ने क्या किया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया 1972 में। फिर उसमें क्या प्रावधान थे, उसमें यह कहा गया कि जो भी वन्य जीव हैं उनका क्या है, उनका ना तो आप शिकार कर सकते हो ना ही उनको व्यापार कर सकते हो। दूसरा, उनको शिकार और व्यापार से बचाने के लिए क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए गए, जैसे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ताकि वहां पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। जब आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे हंटिंग करोगे, कैसे आप शिकार करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, पशु विहार स्थापित कर दिए गए। फिर क्या किया गया, और क्या किया गया बच्चों, तो उनको और बहुत सारी प्रजाति ऐसी है जिन पर कुछ विशेष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो उनके लिए अलग से प्रोजेक्ट चला दिए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया गया, प्रोजेक्ट हाथी चला दिया गया, प्रोजेक्ट घड़ियाल चला दिया गया, इस तरीके चला गया, ठीक है। फिर क्या किया गया बच्चों, कुछ कीट और पतंगों को संरक्षित करने के लिए क्या है, वन्य जीव क्या है अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 बनाया गया, जिसमें क्या गया, कीट पतंगों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। ये लिख दोगे, हो गया काम। याद करना नहीं है, समझना है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको, लाइन बाय लाइन टू पढ़ा रहा हूं आपको, लाइन हर चीज लिखा हुआ है यहां पर, बस आपको समझना है। अब रटोगे इसको तो फिर एसएसटी रटने वाली चीज नहीं, फील करो, फील फील फील, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो जब हम देखो, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्राणियों की यानी जीव जंतुओं की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वन की। बच्चों जब हम बात करते हैं वन की, वन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन। अगर वन नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, अर्थ से जो है ऑक्सीजन कम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। और देखो अगर ऑक्सीजन कम होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारी क्रियाएं होंगी। उसके बाद क्या होगा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर यानी हिमनद पिघलेंगे, हिमनद पिघलेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, और दूसरा बात क्या होगा, समुद्र का क्या होगा, ओशियन या महासागर क्या है, उनका तल बढ़ जाएगा, उनका लेवल बढ़ जाएगा। जब उनका लेवल बढ़ जाएगा तो महासागर जो भी ओशियन है, जो भी महासागर है, उनके अंदर जो भी द्वीप हैं वो द्वीप क्या है, डूब जाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं एक तरीके से पूरा विपदा आ जाएगा। तो इसीलिए जो वन है, इन वन को भी संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इन ये खत्म हो गए और ये अगर खत्म हो गए तो ये बहुत बड़ी समस्या भारत नहीं पूरे अर्थ के लिए है, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाए। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में एक टारगेट रखा गया है। जैसे हमारे पास बच्चों ये जैसे 100% जो क्षेत्र है, इसमें बच्चों क्या है 100% में ना बच्चों, इसमें जो है 33% पे क्या है, हमें क्या लगाने, पेड़ पौधे, वन लगाने हैं, एक तरीके से पेड़ पौधे लगाने, ठीक है। और 33% पर क्या है, हमें करना क्या है, कृषि करनी है लैंड पर, ठीक है। और 34% हमने किसके लिए रखना है, तो हमारे अपने रहने के लिए, जो हम मनुष्य जो है बस्तियां बना रहे हैं उसके लिए रखना है, ठीक है ना। तो 33%। लेकिन अभी हमारे पास वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र मतलब नहीं जहां पर पेड़ पौधे लगे और वन, तो पूरा है 24.67% क्षेत्र पर, यानी अभी इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो आप देखो यहां पर देखो, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में क्या है, वन विभाग होता है जो क्या करता है, इसको संरक्षित करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। तो ठीक है, वन विभाग बहुत महत्वपूर्ण, इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो आरक्षित वन, अब आरक्षित वन कौन से हैं, तो देखो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। कैसे, क्योंकि जैसे हम मान ले राष्ट्रीय बाग, राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें ज्यादातर जो आरक्षित वन है, इन्हीं आरक्षित वनों में क्या है, ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इन्हीं के अंदर क्या है, जीव जंतुओं की जो विविधता है वो रहती है, ठीक है। तो आरक्षित वन क्या है बच्चों, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, ठीक है। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षित वन। अब रक्षित वन क्या है, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है,
रक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, मैं यहां पर समझा दूं आपको। जब हम बात करते हैं आरक्षित वन की, तो आरक्षित वन में बच्चों जो है किसी भी तरीके के ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं दी है। ठीक है, आप ना तो वहां टूरिज्म के लिए प्रमोट किया गया, किसी के लिए आप वहां नहीं जा सकते। मतलब वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, जहां पर उनको बचाकर रखना जरूरी है। अगर वो कट गए या कुछ भी हुआ तो फिर क्या वहां पर रहने वाली जो जीव जंतु, जो प्रजातियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन रक्षित वन है, यहां पर क्या है, ह्यूमन जा सकता है, वहां पर पर्यटन के लिए जा सकता है, वहां पर कुछ और घूमने फिरने के लिए जा सकता है। लेकिन वहां पर भी वो क्या है, वो निवास नहीं कर सकता, वो वहां पर घर नहीं बना सकता। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में क्या है, आप देख लो, ये इसको 1/3 हिस्सा है, लेकिन इसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया, वहां पर घूमने के लिए प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन यहां पर आप निवास, स्थायी घर नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर आवर्गीकृत वन क्या है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व होते हैं आवर्गीकृत वन। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आप रह भी सकते हो, यहां पर घर भी बना सकते हो, ये ऐसे वन है। ठीक है, तो इनको आवर्गीकृत वन कहते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गई अंतर। वन का वितरण की बात करेंगे बच्चों। वन की वितरण की देखो बात क्या है, तो देखो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको भी बताया। फिर देखो, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। ठीक है ना, तो यहां पर भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहां मिल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश। याद रखना, आंसर क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है, तो यहां पर रक्षित वन मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखोगे कहां पर आरक्षित वन है और कहां पर रक्षित वन है। तो बच्चों जैसे कि हम बात करें कि जो भी आपको हिली एरिया दिख रहा है, जैसे प्लेन वाले एरिया में आपको क्या है, आपको रक्षित वन मिलेंगे। लेकिन जैसे हिली एरिया, माउंटेन वाले इलाके में क्या है, आपको आरक्षित वन मिलेंगे, वहां पर जैव विविधता ज्यादा है। या जैसे अगर हम बात करें तो पश्चिमी हरियाणा, सॉरी क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ जो भी पेड़ पौधे वो क्या है, आरक्षित वन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप जो भी देखो, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड है ना, केरल, ये सब क्या है। अब देखो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र आवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो स्थानीय मतलब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर जो नेटिव लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसका स्थानीय प्रबंधन कर रहे हैं। अब आ गया बच्चों समुदाय और संरक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको समझो बच्चों। जैसे कि हम जब बात करते हैं तो हम प्राचीन काल से, हमारे भारत में जो संस्कृति रही है, प्राचीन काल से ही जो है हमने क्या किया है, पृथ्वी पर जो भी चीज है उसको संरक्षित करने के लिए क्या है, हमने उसको धर्म से जोड़ दिया। जैसे बच्चों हमने क्या किया, हमारे यहां पेड़ पौधों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है, हमारे यहाँ जो भी नेचर ने हमें दिया है हर चीज की हम पूजा करते हैं। भारत के किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी चीज की जो है पूजा हो रही। उसके पीछे का उद्देश्य यह है क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको संरक्षित करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों संरक्षित कैसे होगा, क्योंकि व्यक्ति क्या, धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु धर्म है। लोग विज्ञान पर प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन धर्म पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई। और जब आपने क्या किया, प्रकृति को आस्था से जोड़ दिया ना, तो क्या हो गया, आपने उसके संरक्षण का एक उपाय बना दिया। कैसे बच्चों उपाय बना दिया, तो बच्चों जैसे कि पेड़ पौधों को हमने क्या किया, पेड़ों की पूजा की जाती है। जैसे बच्चों पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है, तो पीपल के पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पीपल का पेड़ और बरगद के 2 पेड़ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जो आम जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे 20% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो सोचो इनका एनवायरमेंट में, इनका हमारे पर्यावरण में या इनका हमारी पृथ्वी पर कितना महत्वपूर्ण रोल है। और इसीलिए हमारे यहां पीपल की और बरगद की पेड़ की पूजा की जाती। लोग कहते हैं कि भारत तो अजीबो देश है जो हर एक चीज की पूजा करता। उन्होंने हमारे पीछे का साइंटिफिक टेम्परामेंट समझा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं समझा कि हम इनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको धर्म से जोड़ देंगे तो लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा और लोग इनको काटेंगे नहीं। क्योंकि आस्था पर लोग सवाल नहीं उठाते, साइंस पर सवाल उठा लेंगे, लेकिन आस्था की बात आएगी तो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाएंगे। आस्था की वजह से तो आज हमारे देश में कई बाबाओं का घर चल रहा है। आस्था की वजह से ही तो कुछ का कुछ बताते रहते हैं, लेकिन लोगों की आस्था है। तो क्या है बच्चों,
आस्था ने क्या है, धर्म ने क्या है, संस्कृति ने हमारी क्या है, इन जीव जंतुओं को, या अगर हम बात करें इन पेड़ पौधों को बचा लिया। तो बच्चों क्या है, प्राचीन काल से ही अगर आप देखो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हो बच्चों, वहां पर भी क्या है, पेड़ पौधों की पूजा की जा रही है। वैदिक पीरियड में काल में हम देखते हैं तो वहां पर भी पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। आज भी देख लो हम लोग क्या है, जो मंदिर जब हम जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों के बाहर क्या है, नीम या बरगद के पेड़ आपको मिल जाएंगे, और वो उसके क्या है, हम लोग धागा लपेटते हैं। तो ये क्या है बच्चों, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए क्या है, हमने उसको क्या कर दिया, धर्म से जोड़ दिया है, उसको आस्था का केंद्र बिंदु बना दिया। तो लोग बोलते हैं हमको बेवकूफ, हम हैं नहीं बेवकूफ, हमारी संस्कृति, हमारे लोग पहले से जान रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब खतरे में पड़ेंगे, तब धर्म का सहारा लेकर हम इनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों जो कम्युनिटी है, जो उस जंगल, उस क्षेत्र में रहने वाली कम्युनिटी है ना, वही क्या कर रही है बच्चों, वही जीव जंतु और वही पेड़ पौधों का संरक्षण भी कर रही है। आज बहुत सारे पेड़ पौधे, जनजातियां ऐसी हैं जो क्या करती है बच्चों, पेड़ पौधों की पूजा करती। जैसे बच्चों अगर हम बात करें छोटा नागपुर पठार में जो संथाल और मुंडा प्रजाति है, वो बच्चों क्या करती है, वो किसका पूजा करती है, तो वो कदम के पेड़ की पूजा करती है। तो कदम के पेड़ को आप सोचो, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी कदम के पेड़ होंगे, जितने भी कदम के पेड़ हैं, वो क्या है, वो संरक्षित हो गए ना, उनको कोई नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है उनके वो। ठीक है, ये इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो क्या कहते हैं, जो जनजातियां रहती है, वो शादी के समय बच्चों जो है नीम की और किसकी बच्चों, नीम की और इमली के पेड़ की, इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। अब सोचो उस क्षेत्र में जो भी आम और इमली के पेड़ हैं वो संरक्षित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्या है, ये कम्युनिटी क्या कर रही है, वो कम्युनिटी ही, वो समुदाय ही जो उस जगह पर रह रही, वो समुदाय ही क्या कर रही है, उस क्षेत्र के रहने उस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित कर रही है। और ऐसा हो पा रहा है क्यों? क्योंकि जब हमने उसको धर्म से जोड़ दिया, आस्था से जोड़ दिया। ऐसी बच्चों बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं, जनजातियां ऐसी हैं जहां पर बच्चों क्या है, शादी से पहले क्या है, पेड़ के साथ लड़की की शादी होती है। उसके बाद क्या है बच्चों, उस पेड़ के बाद शादी होने के बाद बच्चों क्या है, उसके बाद किसी आदमी से उसकी शादी होती है। तो ये भी एक संस्कृति, एक परंपरा। भारत बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां पर बहुत अलग अलग कल्चर जो है बिलोंग करते हैं, अलग अलग संस्कृतियां क्या है बिलोंग करती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि जो वहां की संस्कृति, जो वहां का समुदाय है, वही क्या कर रहा है, वहां जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, जो अगर सोचो पेड़ पौधे संरक्षित हो जाएंगे तो उसमें रहने वाले तो जीव जंतु अपने आप ही संरक्षित हो जाएंगे ना। तो अगर आपने पेड़ पौधों को संरक्षित कर लिया उस क्षेत्र में रहने वाले, जो उगने वाले, तो फिर वैसे ही क्या है, उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी अपने आप क्या है, संरक्षित हो जाएंगे। आप देखो कि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी जो है वो क्या करती है कि अपने, और इस क्षेत्र देखो इन प्रयासों में, उस ट्राइबल प्रयासों में बहुत सारे अधिकारी लोग भी जो है उनका सहयोग करते हैं। वन विभाग के जो अधिकारी वो भी सहयोग करते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य तो यही है ना कि कैसे भी करके क्या है, हम क्या कर पाए कि हम वनों को बचा पाए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो आप देखो, वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। तो हमने बताया जनजातियों में, जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे। देखो बच्चों कैसे क्यों, जैसे जो भी जिस वन में वो रह रहे हैं, वो वन उनके लिए ना कि सिर्फ घर नहीं है, बल्कि उनकी जीविका का एक सबसे बड़ा स्रोत भी है। वही उसी से वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, उसी से वो फल ले रहे हैं, वहीं वो फसलें उगा रहे हैं, वहीं वो सारी उसी में घर बना रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं। तो पूरा उनका पारितंत्र क्या है, वो जंगल ही है, और वो जंगल उन पर ही उनकी निर्भरता है। इसीलिए बच्चों देखो मैं आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ था कि जो भी एक अमेरिका के ईसाई पादरी थे, वो धर्म प्रचार के लिए निकले। अभी जल्दी की बात है, शायद लॉकडाउन के पहले की बात है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो क्या हुआ, धर्म प्रचार के लिए निकले, और वो अंडमान निकोबार की एक प्रजाति है, सेंटिलीज प्रजाति, जो सबसे खतरनाक प्रजाति मानी जाती भारत की। तो वो अंडमान निकोबार उस प्रजाति के लोगों को क्या है, वो धर्म प्रचार के लिए गए। तो जब उन्होंने आते हुए देखा ना, तो उन पादरी महाशय को क्या है, एक तीर मार दिया उन्होंने, उन प्रजाति के लोगों ने, क्योंकि वो प्रजाति के लोग किसी बाहरी लोगों को क्या है, अपने क्षेत्र में आने नहीं देते। ऐसा उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि जब भारत में ब्रिटेन के लोग आए थे, जब ब्रिटिश लोग आए थे, तो उन्होंने जनजातियों के साथ बहुत अत्याचार किया था। देखो बच्चों, अत्याचार ऐसा था कि जैसे उनसे क्या है, उनसे बेगार कराया गया,
मतलब जंगलों में सड़कें बनाई जाती थी, तो उन जनजातियों से क्या है काम करवाया जाता था बिना पैसे के। बेगार क्या होता, बिना मजदूरी के काम कराने को क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। तो उनसे बेगार कराया जाता था। बेगार कराने के साथ साथ क्या, उनकी जो फीमेल होती थी, उनकी जो महिलाएं होती थी, उनकी जो बहनें होती थी, उनके साथ जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, जो नौकर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनके साथ गलत बिहेव करते थे, उनके साथ गलत है ना, गलत व्यवहार करते थे। तो इसकी वजह से क्या है, उनके मन में जो है बाहरी लोगों के प्रति एक डर है। जैसे आपने एक मुंडा विद्रोह होगा, आप पढ़ोगे जब हिस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, बिरसा मुंडा होते हैं। बिरसा मुंडा कहते हैं कि दीकुओं को बाहर निकालो, दीकुओं को मारो। दीकू मतलब होता है बाहरी लोग। तो जनजाति लोग क्या कहते हैं कि बाहरी लोगों से उनको बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये आएंगे तो ये हमारे लोगों को परेशान करेंगे, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें हम रह रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो बाहरी लोगों को एंटर नहीं करने देते। तो सेंटलीज जो जनजाति, वो ऐसी ही जनजाति। तो वो पादरी जब वहां से उनको पता ही नहीं था, वो जा रहे थे, उनको एक जहर से लगा हुआ तीर मार दिया, वो पादरी की डेथ हो गई, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। अब देख लो, वहां की जीव जाति, वहां की जीव जंतुओं को, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, राजस्थान के एक क्षेत्र है जहां पर बच्चों क्या है, जो क्या कहते हैं, मोर, बतख और जैसे बहुत अच्छे ऐसे ही घूमते रहते, आप उनका शिकार नहीं कर सकते। अगर आपने शिकार कर लिया तो उस समुदाय के जो लोग हैं, वो समुदाय के लोग जो है आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कहीं से भी ढूंढ के मारेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने लॉरेन बिश्नोई का एक नाम सुना होगा, तो वो क्यों, वो राजस्थान का है, क्योंकि वहां पर इन जो जीव जंतु हैं, इनको जो है बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, इनको पूजा की जाती है, और आपने अगर इनके हानि पहुंचाई तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, वही सलमान खान के पीछे पड़ा था। फिर देखो, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। अभी मैं चिपको आंदोलन के बारे में आगे डिस्कस कर दूंगा। यहां भी दिखाया कि राजस्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। और बहुत सारा क्या हुआ, वहां पर उन प्रजाति के लोग, जनजाति के लोगों ने उस क्षेत्र में और बहुत सारे वन लगा दिए, ठीक है। फिर देखो, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय में दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव। देखो क्या है, टिहरी क्या है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसमें क्या हुआ था, 1971-72 के आसपास एक बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन का मतलब यह था कि जब 1966-67 में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के साथ क्या हुआ, बहुत सारे आधुनिक बीज आए, जिनको HYV सीड्स कहा जाता है, HYV बीज कहा जाता है, जिनमें क्या है, जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों क्या है, उससे भूमि खराब हो जाती है। तो यहाँ के जो उत्तराखंड के कुछ लोग थे, उन्होंने क्या है, बीज बचाओ आंदोलन, उन्होंने कहा कि हम जो आधुनिक जो बीज है उनका यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम परंपरागत बीजों का उपयोग करते ही क्या है, हम फसल का उत्पादन करेंगे। इसी को बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। उन्होंने क्या किया गया था, जो आधुनिक बीज थे, जो हरित क्रांति के दौरान जो रासायनिक बीज आए थे, उनका बहिष्कार किया और परंपरागत बीजों के तहत खेती करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया, और इसी के तहत उन्होंने क्या है, उत्पादन भी बढ़ाया। ये बात कह रहा है, ठीक है। फिर देखो, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संयुक्त वन मतलब अधिकारी और जो समुदाय में रहने वाले लोग जो है मिलकर क्या है, एक प्रबंधन करेंगे, और उसमें क्या है, वनों की रोपाई और वनों को बचाने का प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहा 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। तो याद रखना है कि संयुक्त वन प्रबंधन की पहली प्रयास कहां हुई, तो उड़ीसा में, कब, 1988। इसके अंतर्गत रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है, और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मैंने यही समझाया ना आपको कि दोनों जो भी उसमें क्षेत्र में रह रहे हैं, वो गांव के लोग और क्या है, अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी मिलकर के है ये प्रयास करते हैं, ठीक है। अब चिपको आंदोलन के बारे में आपको बता देता हूं। चिपको आंदोलन बच्चों 1973 में ये भी जारी हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन जो है पहले यूपी में था। देखो, उत्तराखंड जो था पहले यूपी में था, 2000 में अलग हुआ उत्तराखंड, 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो उससे पहले 1973 में तो उत्तर प्रदेश में था। तो अभी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ही कह सकते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, 1973 में क्या हुआ था बच्चों, चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि यहां पर जो है कि कास्ट इंडस्ट्री जो बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री को, लोगों को क्या है, पेड़ की जो लकड़ियों की जरूरत थी। अब यहाँ इन्होंने ये इस डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत पेड़ थे जिनको कटने का एक ठेका लिया एक ठेकेदार ने। और वो जब इसमें पहुंचा, इस क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए, तो क्या हुआ, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करते हुए क्या हुआ
कि जब ये लोग नहीं रुक रहे थे, जो अधिकारी थे, जो भी काटने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, तो इन्होंने क्या किया, उन पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों से क्या है चिपक गए, ऐसे लिपट गए, जैसे ये देखो दिख रहा है आपको, है ना, ये देखो दादाजी हमारे लिपटे हुए हैं, ये देखो, तो इन्होंने ये लोग चिपक गए। अब ये जो जैसे सुंदरलाल बहुगुणा बहुत फेमस है, जो यहीं से फेमस हुए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, ये सब क्या है, ये उसी समय के लोग हैं जिन्होंने क्या है चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके बाद क्या है, ये यहाँ पर ये लोग जो है इस आंदोलन के माध्यम से जो है उस क्षेत्र के जो भी वन थे उनको बचाने में सफल रहे। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन था। तो आप देखो, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। 1970-73 के आसपास था बच्चों। अब एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करें तो 1971-72 के आसपास थी। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो लोड नहीं लेना है। तो लेकिन ये देखो, उस समय मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश था, उस अभी उत्तराखंड है, अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड में, लेकिन उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश लिखा है। लेकिन अगर कहीं उत्तराखंड भी आ जाए ना तो फिर गलत नहीं होगा। नहीं आप लोग सोचो सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली उस समय वो उत्तर प्रदेश ही था। अभी 2000 में ये उत्तराखंड बना है, तो अभी तो उत्तराखंड है, लेकिन उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश था। क्लियर बात? ओ, तो ये चैप्टर क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको जब पढ़ने में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी, कुछ एक्स्ट्रा सीखे होगे। जो यूट्यूब में दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं उससे कुछ अलग आपको सीखने को मिला होगा, कुछ अलग अप्रोच मिली होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं और ना मिली, शायद यहाँ मिली हो। तो मेरा ऐसा ही प्रयास रहता है कि आपको चीजों को मजे मजे में, आपको चीजों को लिंक करके, आपको चीजों को थोड़ा डिटेल से लेकिन अच्छे से समझाते हुए आपको चीजें क्लियर करना, ताकि आप एसएसटी में भागो नहीं, एसएसटी में आपकी कनेक्टिविटी बने, आप एसएसटी को अच्छे समझ सको। ठीक है, ये प्रयास मैं हमेशा से करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, और आप लोगों का प्यार चाहिए, और आप लोग ढेर सारा प्यार दे भी रहे हो, और हमें फुल सपोर्ट भी चाहिए आपका। और हमारे सारे टीचर आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सभी को आप सभी का प्यार चाहिए, और आप सभी को ढेर सारा प्यार दो, और हमें भी। और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मजे में रहो, मौज मस्त रहो। ठीक है, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लो, पेपर अभी आ रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मिड टर्म वाले एग्जाम आने वाले हैं, तो उसका इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। आराम से पढ़ाई करो, बिंदास, डेली काम करते रहो, डेली पढ़ते रहो, आपको कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक अपने ध्यान रखो। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।